क्या मुझे जवाब देने की जरूरत है? वहीं खुशी ने तो अपना मुंह बना लिया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सब उसकी मजाक उड़ा रहे हैं। उसे करण पर गुस्सा भी आ रहा था। उसकी वजह से ही तो उसकी फर्स्ट किस चली गई। उसने तो अपनी फर्स्ट किस को आपने होने वाले प्यारे हस्बैंड के लिए बचा कर रखा था। वहीं काश भी हैरानी से उस लड़की को देख रही थी। ये लड़की उसे कहीं से भी उनकी स्टैंडर्ड की नहीं लग रही थी। पर उसने कुछ भी नहीं कहा। नियति की कपड़े भी तो सिंपल है। उस पर भी किसी ब्रांड का कोई टैग नहीं होता है। फिर भी नियति की ड्रेस सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होते थे। दादाजी हंसते हुए बोले, तुम बच्चे झगड़ा बंद करो और अब आकर यहाँ बैठ जाओ। दादाजी की बात सुनकर खुशी ने करण को गुस्से से घूरा और फिर सुमन के साथ जाकर सोफे पर बैठ गई। वहीं सुमन के बैठते ही जय जल्दी से उसके पास बैठ गया। सुमन ने उसे देखा पर कुछ नहीं बोली। हाय सुमन, तुम कैसी हो? जय ने सुमन को देखते हुए पूछा। असल में तो वो उसकी आंखों में ही जैसे खोसा गया था। सुमन ने आंखें छोटी करके जय को घूरा और बोली, और मैं कैसी दिखाई दे रही हूँ? बिल्कुल ठीक ना? तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना कहकर उसने फेस घुमा लिया। जय मन ही मन बोला, ये कितना गुस्सा करती है, इसे मनाने के लिए लगता है बेहद कुछ करना पड़ेगा मुझे। पर कुछ भी हो जाए ये मेरी है, मैं अपनी प्रिंसेस की भी हेल्प ले सकता हूँ। अगर सुमन उसकी बात सुन लेती तो यहाँ से जरूर भाग जाती। वो एक अनाथ थी। नियति के साथ उसने जिंदगी की उस पहलू को भी देखा था जिसे देखकर कोई भी घबरा जाए। उसे रिलेशनशिप के ऊपर अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उन्होंने कई सारी लड़कियों को बचाया था और उनमें से ज्यादातर लड़की किसी न किसी से धोखा मिला था, जिन्होंने धोखा देकर उन्हें उस अंधेरी दुनिया में भेजने के लिए बेच दिया था। उनके भरोसे का गलत फायदा उठाया था। भले ही सुमन को पता था जय एक अच्छा लड़का है, अच्छा इंसान है, फिर भी रिलेशनशिप को लेकर उसकी मन में एक ऐसा डर बैठ गया था जो इतनी जल्दी तो दूर नहीं होने वाला था। सब बातें कर रहे थे। आदित्य ने धीरे से करण के कान में बोला, भाई क्या आप मिस खुशी में इंटरेस्टेड नहीं हो? देखो तो वो कितनी खूबसूरत है। उसकी बात सुनकर करण ने खुशी को देखा जो दादी माँ से बात कर रही थी और बोला, बिल्कुल नहीं, वो खून पीने वाली चुड़ैल है। उसकी बात सुनकर आदित्य हंसते हुए बोला, ठीक है भाई, मैं तो बस कंफर्म करने के लिए पूछ रहा था, क्योंकि मुझे मिस खुशी बेहद पसंद है। अगर आपको वो पसंद नहीं है तो मैं खुद उन पर ट्राई करूंगा। उसकी बात सुनकर करण ने गुस्से से उसे घूर कर देखा और बोला, इस बारे में सोचना भी मत, हम दोनों के बीच किस हो चुकी है और जिसने मेरी फर्स्ट किस ली है, अब जब वो मेरे सामने है तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। ओहो, इसका मतलब अब वो आपको पसंद है? आदित्य उसे चिढ़ाते हुए बोला। तो करण ने मुंह घुमा लिया। तभी सबकी कानों ने सेहत से भी मीठी आवाज पड़ी, नियति, क्या तुम सच में इतनी बड़ी वेपन कंपनी की ओनर हो? तुमने तो अभी तक स्टडी भी कंप्लीट नहीं किया है, तो इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया इतनी बड़ी बिजनेस करने के लिए? रूही सबके मन में नियति के लिए डाउट भरना चाहती थी। नियति ने उसे ठंडे भाव से देखा और बोली, और तुम मुझसे सवाल पूछने वाली कौन हो मिस मनहूस? क्या तुम्हें लगता है तुम जैसी घटिया लड़की की सवालों का मुझे जवाब देने की जरूरत है? नियति की बातें गुस्सा दिलाने वाली थी। गुस्से में तो रूही खून की उलट करने वाली थी। ये लड़की हर वक्त उसकी बेइज्जती क्यों कर है? क्या ये एक सवाल का ठीक ठीक जवाब नहीं दे सकती? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? नियति, रूही मासूम बनते हुए बोली। खुशी तो मोफट थी, इसलिए वो हंसते हुए बोली, ओहो, तुम ही हो ना वो घटिया चालाक लोमड़ी जो बचपन में मेरी नींव के पीछे पड़ी रहती थी और हमेशा कुछ ना कुछ करके उसे हर्ट करने की कोशिश करती रहती थी। और तुम ही थी ना जिसने झूठ बोलकर उसे हॉस्टल भेज दिया था। मुझे तो समझ नहीं आता, एक पेरेंट्स अपनी एक बेटी को इतना प्यार और अपनी दूसरी बेटी से इतना नफरत कैसे कर सकते हैं? और तुम जैसी दोगली लड़कियां जो बाहर से स्वीट बनकर अंदर खोट से भरे होती है, वो सिर्फ नाटक करना ही जानते हैं, जैसे इस वक्त तुम नाटक कर रही हो। इतना कहकर खुशी ने मुंह बना लिया। तभी अर्जित गुस्से से बोला, बस इनफ। तुम नियति की दोस्त हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे घर में मेरी बहन को कुछ भी बोलोगी। रूही ने सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछा था। नियति अगर उसका जवाब ना देना चाहे तो ये उसकी मर्जी है। किसी और को हमारी फैमिली मैटर में बोलने की जरूरत नहीं है। अर्जित को खुशी के साथ इस तरह से बिहेव करते देख नियति की आंखें और भी कोल्ड हो गई। पर अर्जित की बातों से खीसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने रूही को देखा जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहा थी और मुंह बनाकर बोली, फैमिली मैटर? कौन सा फैमिली मैटर? क्या आप सब में से किसी ने भी मेरी न्यू को कभी फैमिली माना था पहले? आप सबके लिए तो वो एक जैसे इनविजिबल थी ना। इस घटिया लड़की की वजह से तो सबने हर बार उसे दर्द ही दिया ना।
क्या आप सबने कभी उसे फैमिली की तरह ट्रीट किया है, जो उसे फैमिली कह रहे हो? क्या मेरी दोस्त ने क्लियर नहीं कर दिया था कि उसका तुम सबसे कोई लेना देना नहीं है? फिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि ये तुम्हारा फैमिली मैटर है? जब मिस्टर शेखावत ने नियति को हॉस्टल में छोड़ दिया था, तब से हम दोनों उसके फैमिली मेंबर हैं, इसलिए अगर आगे कभी हमारी न्यू के बारे में कुछ भी बोला, तो हम तो बीच में आएंगे ही। उसकी बात सुनकर अर्जित पूरी तरह से चुप हो गया। अमृत ने उसे आगे कुछ भी कहने से रोक दिया। वो देख सकता था नियति धीरे धीरे गुस्से में आ रही थी। वो नियति को और गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। वो जानता था नियति अब उन्हें फैमिली ही नहीं मानती है, इसलिए कितना भी माफी मांगने पर कुछ नहीं होगा। पर नियति आपने इन दोनों दोस्तों के साथ बचपन से रही है। दोनों को वो फैमिली मानती है। उनसे कुछ भी कहने से उनसे ज्यादा गुस्सा नियति को आएगा। अर्जित भी उसकी बात को समझ रहा था। रूही रोते हुए वहां से उठकर चली गई और अपनी रूम में जाकर चीजें फेंकने लगी। अब क्या कोई भी एरा गिरा हमारे में घर में आकर मुझे इंसल्ट करेगा? बीच में इस फैमिली की प्रिंसेस हूँ, फिर भी आज सब मेरी बेइज्जती होता देख चुप थे। अब पता नहीं डैड, मोम और अमृत भाई को क्या हो गया है, जो वो तीनों ही उस नियति से डरते हैं। भले ही अब वो स्ट्रांग हो गई है, बिजनेस वूमेन बन चुकी है, पर डैड और मोम चाहे तो उससे सारा पैसा ले सकते हैं ना, आखिर वो उनकी बेटी है। तभी नेहा उसके रूम में आई और रूम को लॉक कर दिया। रूही, तुम ये सब फेंकना बंद करो, वरना शोर सुनकर सब यहाँ आ जाएंगे। तो और क्या करूं? नेहा, तुमने देखा नहीं वो नियति कितनी बदतमीज कर रही थी मेरे साथ, पर मोम डैड ने उसे कुछ भी नहीं कहा। और उस नियति की दो कौड़ी की दोस्त, उसने भी मुझे कितना कुछ सुनाया। नेहा ने रूही को बेड पर बिठा दिया और बोली, इसलिए तो कह रही हूँ तुम गुस्सा मत करो। हम कुछ सोचते हैं, हमें उसे सबक तो सिखाना ही होगा, वरना वो हमेशा तुम्हारी इंसल्ट करेगी और मेरी भी। फिर कुछ सोचकर बोली, ये लड़की तो हमेशा बिजनेस या रेस डिजाइन में लगी रहती है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इसने एंट्रेंस में अच्छा स्कोर किया होगा। कल जब इसकी रिजल्ट आएगा, देखना किस तरह से इसकी बेइज्जती होगी। रूही ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके होठों पर गुस्से से एक खतरनाक स्माइल आ गई। वहीं नीचे थोड़ी देर बाद नियति, खुशी और सुमन भी चले गए। उन्हें कंपनी में कुछ काम था, तब विपुल जी और अर्जित भी ऑफिस जाने वाले थे, इसलिए विपुल जी कुछ फाइल लेने के लिए अपने रूम में चले गए। सीखा जी भी उनके पीछे पीछे रूम में चली गई। वो खोई खोई सी लग रही थी। क्या हुआ सीखा, तुम इतनी परेशान और खोई हुई क्यों लग रही हो? विपुल जी ने फाइल चेक करते हुए सीखा जी से पूछा। तो सीखा जी ने उन्हें देखा और बोली, क्या नियति हमें कभी माफ करेगी विपुल जी? मुझे तो नहीं लगता है कि वो कभी भी जिंदगी में मुझे माफ करेगी। नियति की दोस्त खुशी ने जो कहा, वो कुछ गलत तो नहीं था। हम सब ने नियति को जिस तरह से ट्रीट किया और रूही को प्यार देकर जिस तरह नियति को इतना नेग्लेक्ट किया और सताया, क्या हमने गुनाह नहीं किया? मैं सबसे ज्यादा दोषी हूँ विपुल जी। एक माँ होते हुए भी मैंने अपने बच्चों में भेदभाव किया। नियति सच कहती है, मैं माँ के नाम पर कलंक हूँ। मैं तो माँ कहलाने की लायक ही नहीं हूँ। उनकी बात सुनकर विपुल जी की आंखों में भी आंसू आ गए। वो उदास होकर सीखा जी को गले लगाते हुए बोले, हाँ, हम दोनों ही नियति की माँ बाप नहीं बन पाए। सीखा, तुम अकेली खुद को दोष मत दो। मुझे खुद को सबसे ज्यादा दोषी महसूस हो रहा है। इसमें सबसे ज्यादा गलती मेरी है। मेरी वजह से सब शुरू हुआ है सीखा, और कितना भी कोशिश कर लूं अब मैं उसे ठीक नहीं कर सकता। नियति हमें माफ करने को तैयार नहीं है, हम कुछ भी करें। पर सच कहे तो अब हमारी छोटी बेटी को हमारी कोई जरूरत नहीं है। वो पहले की तरह मासूम नहीं है। हम बस इतना कर सकते हैं कि उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश ना करें। उसे जितना हो सके प्यार देने की कोशिश करें, ताकि उसकी नफरत थोड़ी कम हो जाए। और आज उसने जो कुछ भी अचीव किया है, अपनी मेहनत से, अपनी स्किल से अचीव किया है। आज वो हर स्किल में मास्टर है, जहां तक पहुंचने के लिए लोगों को जिंदगी भर का टाइम लग जाता है। हमें खुश होना चाहिए कि नियति इतनी सक्सेसफुल है। आज कामयाबी उसके कदम पर है। ना जाने कितने लोग उसे एडमायर करते हैं, कितने लोग उसे देखकर उसके पीछे चलना चाहते हैं। उसकी पहुंच वहां है जहां तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। और हम सबने अपनी इसी बेटी को तब ठुकरा दिया था, अब वो हमें ठुकरा रही है। और हम उसे खुद को अपनाने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। इससे उसकी नफरत हमारे लिए और भी बढ़ जाएगी। तो हम क्या करें विपुल जी? क्या हम अपनी बेटी को यूं ही छोड़ दें? क्या माफी की उम्मीद भी न रखे? सीखा जी अपनी आंखों में आंसू लिए बोली। तो विपुल जी ने गहरी सांस ली और बोले, मुझे नहीं लगता है कि वो हमें माफ करेगी। सीखा जी को साथ करके वो अपने ऑफिस के लिए निकल गई। सीखा जी को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो बेड पर बैठ गई और सोचने लगी कि कैसे उन्होंने बचपन में नियति को ठुकरा दिया था, और आज उसकी आंखों में वो अपने लिए नफरत देख रहे थे। अब तो उनकी फैमिली भी एक बार के लिए उन्हें सपोर्ट नहीं करने वाली थी।
वहीं काशवी ने जय और करण की बात को सुन लिया था कि नियति ने करण को बिजनेस करने के लिए 15 करोड़ दे दिया है। इस बात से वो सच में हैरान थी। करण आज विला में ही रुक गया, पर काशवी वहां से विला चली गई। उसने घर जाकर देखा, उसके दादाजी दादी माँ मोम डैड सब हॉल में बैठे हर थे। काशवी ने शंभुनाथ जी को सब कुछ बता दिया कि करण भाई एक बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसे फंड देने के लिए उसके डैड राजीव जी ने मना कर दिया था। और अब नियति ने करण को बिजनेस के लिए पैसा दे दिया है, वो भी 15 करोड़। और ये भी बता दिया कि नियति ही क्वीन वेपन कंपनी की ओनर है। उसकी ये बात सुनकर तो घर वाले भी सब हैरान थे। उन्हें लगा नहीं था कि नियति जैसी एरोगेंट लड़की जो सबके मुंह पर जवाब देती है, वो करण को उतना वैल्यू देगी। शंभुनाथ जी बोले, अगर वो बिजनेस करता है करने दो, नियति शायद उसे गाइड कर दे। नियति उसकी बहन है, खून पानी से गाढ़ा होता है। नियति करण को भी जय की तरह प्यार करती है। सब विला वापस आ गए थे। डिनर टाइम पर भी आज रूही ने कोई बकवास नहीं किया। तनियति को चारों भाई डिनर सर्व कर रहे थे। डिनर के बाद सब रूम में चले गए। रूही तो कल सुबह का इंतजार कर रही थी। हैरानी, नियति का टॉप करना। रूही तो कल सुबह होने का इंतजार कर रही थी। अगर नियति जान जाती कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो वो जरूर रूही को जोकर कहकर हंसती। उसे खुद अपनी रिजल्ट की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उसे कितने मार्क मिलने वाले हैं। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था इस वक्त। वो कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट को तैयार करने लगी, जो वो आगे एंटोनिन रिसर्च ने यूज करने वाली थी। सुबह का वक्त। आज रूही सबसे पहले गई। 8 बजे रिजल्ट आउट होने वाला था। सब नीचे हॉल में बैठे थे। नियति को तो कोई टेंशन नहीं थी, पर नियति के चारों भाई टेंशन में अपने लैपटॉप पकड़कर बैठे हुए थे, ताकि जैसे ही रिजल्ट आउट हो सबसे पहले वो नियति की रिजल्ट दिख सके। इसलिए उन चारों ने कल रात को ही सोने से पहले नियति से उसकी एनरोल और रजिस्ट्रेशन नंबर मांग लिया था। वहीं रूही और नेहा दोनों ही उन्हें मुंह बनाकर देख रही थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नियति की रिजल्ट अच्छी आएगी, या फिर वो दोनों ये बात मानना ही नहीं चाहते थे कि नियति उनसे बेहतर है। वो चाहते थे कहीं पर भी हो, बस नियति रूही की नीचे रहे। नेहा भी यही चाहती थी। उसकी भी 750 से एंट्रेंस में 690 आया था। भले ही रूही की रिजल्ट उससे अच्छी थी, उसकी 718 मार्क थी, फिर भी नेहा की रिजल्ट भी अच्छा था, जिस पर उसे प्राउड फील होता था। और अब वो चाहती थी नियति उससे भी कम मार्क रखे, ताकि वो नियति की बेइज्जती कर सके। इनसे अलग नियति तो आराम से अपनी रूम की बालकनी में अपनी डेली वर्कआउट कर रही थी। कल रात देर से सोई थी तो थोड़ी देर से उठी थी वो। तभी उसकी फोन रिंग करने लगा। ये प्रखर का वीडियो कॉल था। नियति ने जल्दी से कॉल रिसीव किया। नियति की मॉर्निंग थोड़े पसीने से भीगे चेहरे को देखकर प्रखर का गला सूखने लगा था। नियति ने इस वक्त एक ब्लैक स्पोर्ट्स वेयर पहन रखा था। उसने अपनी टी शर्ट डाल दी और बोली, मिस्टर रायजादा, क्या आपका मुझे घूरना हो गया? उसकी बात सुनकर प्रखर हंसते हुए बोला, इसे घूरना नहीं बनी, इसे प्यार से देखना कहते हैं। और आप मेरी मम्मी को प्यार से नहीं देख सकते हो डैड। मेरी मम्मी को सिर्फ मैं ही प्यार से देख सकता हूँ। इतना कहते हुए कियान ने अपना सिर अपने डैड के साइड से निकाला। प्रखर गुस्से से बोला, मैं तुम्हें क्यों अपनी बनी को देखने दूंगा, क्योंकि वो मेरी मम्मी है। कियान ने मुंह फेर किया और बोला, मम्मी ने और डैड आपको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन देने के लिए फोन कर रहे हैं। आज आपकी रिजल्ट आने वाली है ना मम्मी? उसकी बात सुनकर नियति हंसते हुए बोली, हाँ, तो आपको लगता है मेरी रिजल्ट अच्छा होगा? कियान हाँ में सिर हिलाकर बोला, आप बेस्ट हो मम्मी, आपसे अच्छा कोई नहीं है। आप दुनिया की बेस्ट मम्मी हो, बेस्ट बिजनेस वुमेन भी, इसलिए डैड और मैं जानते हैं कि आप इसमें भी सबसे बेस्ट होंगे। उसकी बात सुनकर नियति की होठों पर स्माइल आ गई। अब तुम जाओ यहाँ से। प्रखर ने कियान को एक हाथ से लटकाकर बेड से नीचे उतार दिया। अब नियति को बस कियान की आवाज सुनाई दे रही थी, बुरे डैड, एक बार मम्मी यहाँ आ जाए, वो मेरे साथ ही रहेगी। बाय मम्मी। कियान, लव यू मम्मी। इतना कहकर कियान शायद रूम से बाहर चला गया। तुम इस वक्त बेहद हॉट लग रही हो, होने वाली बीबी। प्रखर नियत को देखकर आई विंक करते हुए बोला। तो नियति ने मुंह बना लिया और बोली, बस कीजिए मिस्टर रायजादा, आप और भी बेशर्म हो रहे हो। उसकी बात सुनकर प्रखर हंसते हुए बोला, अब जहां मेरी इतनी क्यूट होने वाली बीबी है, तो बेशर्म होने में कैसी शर्म? ऐसे भी तुम पूरी तरह से मेरी हो, सिर्फ मेरी। और तुम्हें देखने का छूने का हक मेरा है, और ये सब कुछ सिर्फ मेरा है बनी। तो खुद के ही चीजों को देखने में मैं क्यों शर्माऊं? तो फिर रोमांस कैसे करूंगा तुम्हारे साथ बनी? नियति ने प्रखर को देखा और उसकी नजर को फॉलो किया। तो प्रखर की नजर इस वक्त कहाँ है, ये देखकर नियति की फेस गुस्से और शर्म से लाल हो गई। मिस्टर रायजादा, आपने कुछ ज्यादा ही देख लिया, अब मैं फोन रख रही हूँ। इतना कहकर गुस्से में उसने फोन काट दिया। हर बार प्रखर की नजरों से वो शर्म से लाल हो जाती थी।
तभी उसे प्राची की मैसेज आया। वो उसे उसकी एनरोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रही थी। नियति ने प्राची को सब कुछ सेंड कर दिया। वैसे भी उसे खुद की रिजल्ट से कोई मतलब नहीं था। बाकी सब देखे न देखे क्या फर्क पड़ता था। वो वहां से बात लेने के लिए वॉशरूम ने चली गई। वहीं नीचे जैसे ही 8 बजे बजा, जय ने जल्दी जल्दी से नियति की एनरोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करने लगा। आदित्य उसे उसे नियति एनरोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर फोन में देखकर बता रहा था। वहीं बाकी सब भी रिजल्ट देखने के लिए जय के पास आ गए। विपुल जी और सीखा जी भी खुद को रोक नहीं पाई, वो भी सोफे के पास आ गई। वहीं रूही ने मुठिया कस ली। उसके डैड और मोम नियति की रिजल्ट को लेकर इतना एक्साइटेड क्यों हैं? क्या उन्हें दिख नहीं रहा है कि नियति आज 8 बजे तक नीचे नहीं आई है? जरूर खराब रिजल्ट के बारे में सोचकर वो यहाँ आकर शर्मिंदा ना होने के लिए रूम में बैठी होगी। जय ने 3 बार ट्राई कर लिया, पर सर्वर डाउन होने की वजह से रिजल्ट शो होने में टाइम लग रहा था। तभी नियति की रिजल्ट स्क्रीन पर शो करने लगा। सब एक्साइटेड हो गए। एवी, जय और करण, आदित्य, आकाश, चारों भाई खुशी और हैरानी से लगभग उछल पड़े। दादाजी और दादी माँ ने उन्हें घूरा और बोले, हमें भी तो बताओ हमारी प्रिंसेस की रिजल्ट के बारे में। उनकी बात सुनकर जय खुशी से बोला, फुल मार्क्स। दादाजी, नियति ने पूरे देश में टॉप किया, उसे 750 मार्क मिला है, फुल मार्क। उसकी बात सुनकर दादाजी और दादी माँ भी खुश हो गई। दादाजी बोले, मैं जनता था, मेरी बच्ची सबसे बेस्ट है और इस बार भी वही सबसे टॉप में होगी। दादी माँ भी बेहद खुश थी, भले ही उन्हें अपनी बच्ची की बड़ी से बड़ी अचीवमेंट के बारे में पता था। फिर भी नियति की ये छोटी सी अचीवमेंट भी उन्हें खुश करने के लिए काफी था। करण खुशी से बोला, मुझे पता ही था छोटी राजकुमारी हर फील्ड में टॉप में रहती है, तो एंट्रेंस में भी वो टॉप ही करेगी। आकाश खुशी से बोला, तो फिर आज मैं सबको अपनी तरफ से मेरी प्रिंसेस की टॉप आने की खुशी में पार्टी दूंगा। आदित्य हंसते हुए बोला, भाई ये सबसे अच्छा होगा अगर हम आज दिन प्रिंसेस के समय बिताएं। उसने टॉप किया है, हम उसे शॉपिंग और घूमने के लिए लेकर जाना चाहिए। हाँ, ये भी ठीक है, वैसे भी हमारी प्रिंसेस को तो बचपन से ये खुशी कभी मिली ही नहीं कि कोई उसकी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करे। जय ने घर वालों को देखते हुए आंखें घुमाकर बोला। वहीं विपुल जी और सीखा जी इस वक्त हैरान और खुश दोनों थे। नियति ने पूरे देश में टॉप किया था, वो बेहद खुश थे। पर जय की बात सुनकर उन्हें बुरा भी लगा। वो सोचने से खुद को नहीं रोक पाए कि कैसे वो नियति को इग्नोर करते थे। रूही की हर अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए वो सब थे उसके साथ, पर उनकी बेटी की अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए कोई नहीं था। उन दोनों की आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें दोनों ने छुपा लिया। वहीं अमृत और अर्जित भी हैरान थे। अर्जित जहां न्यूट्रल था, वहीं अमृत नियति की अचीवमेंट पर खुश था। पर इस वक्त रूही और नेहा दोनों पूरी तरह से सदमे में थी। नियति ने देश में टॉप किया, फुल मार्क्स का कर। ऐसा कैसे हो सकता है? नियति एकेडमिक नॉलेज में भी उससे इतना बेहतर कैसे हो सकती है? नहीं, ये जरूर झूठ है, जरूर गलती से ये रिजल्ट शो कर रहा होगा। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता? जरूर आपसे चेक करने में गलती हुई है जय भाई। रूही ने अपनी भाव को बदल नहीं पाई और बोली। उसकी बात सुनकर खुशी भरा माहौल थोड़ा ठंडा हो गया। चारों भाई ने एक साथ रूही को घूर कर देखा और जय बोला, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है और तुम्हें हमारी प्रिंसेस की रिजल्ट से क्या लेना देना है। और ये मत सोचना अगर तुम फुल स्कोर नहीं ला पाई तो हमारी प्रिंसेस भी फुल स्कोर नहीं ला पाएगी। तुम एक बदसूरत कुएं की मेंढक हो, जो कुएं के अंदर ही खुद को सबसे अच्छा मानती हो। क्या तुम्हें झटका लगा है प्रिंसेस की रिजल्ट देखकर? क्योंकि तुम मेरी प्रिंसेस की जूती के बराबर भी नहीं हो। उसकी बात सुन मार रूही होश में आई, उसे समझ में आया। उसने अपनी दिल की बात को जुबान पर ला दिया है। वो सिर हिलाकर समझाने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं भाई, आप गलत समझ रहे हो। मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि कभी कभी गलती से सर्वर प्रॉब्लम और एक नंबर की गलत रजिस्ट्रेशन कोड की वजह से गलत रिजल्ट शो करता है। आप मुझे गलत समझ रहे हो। उसने गुस्से से दांत पीस लिया, पर बाहर से मासूम चेहरा बनाए रखा। हूँ तुम ये ड्रामा किसी और के सामने करना, तुम जैसी घटिया लोमड़ी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जय गुस्से से बोला। उसकी आवाज में रूही के लिए नफरत से भरी हुई थी। जय, बस जो भी हो जाए, रूही अभी भी तुम्हारी छोटी बहन है। तुम इस तरह से उसकी इंसल्ट मत करो, ये अच्छा नहीं है। सरिता जी जय को समझाने के लिए बोली, पर इस बात ने तो जय के गुस्से को और भी बढ़ा दिया। मिसेस सरिता शेखावत, ये घटिया मनहूस लड़की मेरी बहन नहीं है। क्या मैंने ये बात आपको पहले नहीं कहा था? मेरी सिर्फ एक ही बहन है, नियति शेखावत। उसने गुस्से में दांत पीस लिया। ये लड़की बस एक घटिया कुतिया से गई गुजरी है, जिसे हमेशा खुद का हिस्सा, खुद का सब कुछ कम ही लगता है। इसलिए बचपन में भी इसने नियति से सब कुछ छीनने की कोशिश की थी और अब भी ये लड़की वही कर रही है। और तब आप कहाँ थी जब ये लड़की मेरे सपने को जला रही थी?
ओहो सॉरी, आप तो तब ये देखकर खुश हो गई होंगी ना, अपनी प्यारी रूही की प्लान जो सक्सेसफुल हो गया। भाई मानती हूँ बचपन में मैंने गलती कर दी थी, पर उसके लिए क्या आप मुझे इतनी नफरत करेंगे? वहीं अर्जित भी गुस्से से बोला, जय अपनी लिमिट में रहो। रूही सुन रही है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम सुनाए जाओ। रूही ने ऑलरेडी तुमसे माफी मांग लिया है अब, और क्या चाहिए वैसे भी, नियति ने तो बैन भी हटा दिया है, क्या अब भी तुम रूही से नफरत करोगे? जो भी उसने किया था बचपने में की था। बचपने में क्या मजाक है, ये लड़की सबसे घटिया और खतरनाक है, जो बस दूसरों के पीठ पीछे चल चलती है। उसकी बात सुनकर रूही फूट फूट कर रोने लगी। तभी सीढ़ियों पर कदमों की आवाज से सबने उस तरफ देखा जहां से नियति नीचे आ रही थी। जय ने अभी के लिए वेस रोक दिया। चारों नियति की तरफ खुशी से भागे। वहीं रायजादा मेंशन में सब हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे और स्वाभिमान अपने लैपटॉप में नियति की रिजेक्ट चेक कर रहा था। सर्वर प्रॉब्लम की वजह से अभी तक शो नहीं कर रहा था। सब बेचैन होकर बैठे थे, जैसे नियति की नहीं उनका रिजल्ट आने वाला हो। सब नियति अपनी प्यारी बहू की रिजल्ट को जानने के लिए बेसब्र थे। राजनाथ जी ने प्रखर को देखा, जो आपने लैपटॉप में घुसा हुआ था। कियान उसके पास बैठकर अपने आईपैड में लगा हुआ था। राजनाथ जी गुस्से से बोले, बदमाश लड़के, आज हमारी बहू की रिजल्ट आने वाली है, तुम इतने आराम से कैसे बैठ सकते हो? देखो ये रिजल्ट अभी तक शो क्यों नहीं कर रहा है? तुम खुद ट्राई क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम्हें जरा भी उस बच्ची की टेंशन है? प्रखर उनकी तरफ बिना देखे ही बोला, मुझे पता है मेरी बनी टॉप करेगी। तो देखने का क्या फायदा जब मेरी बनी ने खुद मुझे प्रधान होने के लिए मना किया है? तो मैं अपनी बनी की बात को कैसे टाल सकता हूँ? प्रखर की ये बात सीधे जाकर सारिका के दिल पर बार कर गई। वहीं प्रखर की लापरवाह बातें सुनकर दादाजी ने गुस्से से जमीन पर छड़ी पटक लिया। तभी स्वाभिमान खुशी से बोला, रिजल्ट शो कर रहा है। उसकी बात सुनकर सब एक्साइटेड हो गए और जल्दी से स्वाभिमान को रिजल्ट के बारे में पूछने लगे। प्राची ने जब लैपटॉप को देखा तो वो हैरान हो गई। तभी स्वाभिमान हैरानी से चिल्लाकर बोला, नियति शेखावत 750 फुल स्कोर किया है और पूरे देश में टॉप किया है। स्वाभिमान की बातें सुनकर सब और भी हैरान हो गए। फुल स्कोर लाकर पूरे देश में टॉप किया है उनकी बहू ने। हैरानी के तुरंत बाद सब खुश हो गए। नियति की इस बड़ी जीत ने सबको चौंका दिया है। विशेष रूप से रूही और नेहा के लिए यह एक बड़ा झटका है। मिस्टर प्रखर रायजादा हमेशा के लिए मेरे है दादाजी बोले, अच्छी बात है, हमारी ये बच्ची सच में आउटस्टैंडिंग है। वो हर फील्ड में टॉप पर है, तो भला ये नॉर्मल एंट्रेंस एग्जाम उसके लिए क्या मुश्किल होगा? दादी माँ उन्हें चिढ़ाते हुए बोली, हाँ, अब तो आप खुद ही से सिर ऊंचा करके घूमेंगे ना। आखिरकार आप भी तब चाहते थे शीर्ष पर रहे। और स्वाभिमान, संजीत और प्राची सबसे यही कहते थे कि देश में टॉप पर आओ, पर उनमें से कोई टॉप स्कोर नहीं कर पाया। और अब जब नियति बच्ची ने पूरे देश में टॉप पर है, वो भी फुल स्कोर के साथ, आपको मिठाई और बोनस बांटना चाहिए। उनकी बात सुनकर दादाजी ने उसकी पहले की लाइन को नजरअंदाज कर दिया और प्रखर को देखकर बोले, हाँ, सारे स्टाफ को मिठाई और बोनस बांट दो और गार्ड्स को भी। उनकी बात सुनकर सब हंसने लगे। प्रखर ने गहरी सांस लिया। वो अपनी बनी के साथ टाइम स्पेंड करने जाने वाला था, इसलिए काम उसने स्टाफ को ही सौंप दिया। प्राची बोली, सच में भाभी बेहद ब्रिलियंट है। मुझे पहले लगा था उनके पास इतनी सारी स्किल है, शायद उन्हें बोर्ड के लिए पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला होगा, पर वो सच में एक साथ कई काम कर सकती है। अजीत जी प्रखर को देखकर बोले, तुम्हें बच्ची के लिए पार्टी देने चाहिए। उसने टॉप किया है, देखो पूरे देश में हमारी बहू के जैसा कोई नहीं है। अंकिता जी भी हाँ में सिर हिलाकर बोली, हाँ, तुम्हें नियति को और भी अच्छी तरह से ट्रीट करना होगा अब से, वरना क्या पता वो तुम्हें छोड़ दे। देखो नियति कितनी एक्सलेंट है, और वो अभी सिर्फ 18 की हुई है, कितनी यंग है। जब वो कॉलेज जाएगी तब वहां उसकी एज की और भी यंग लड़के होंगे। और नियति बेहद खूबसूरत और आउटस्टैंडिंग है। लड़के उसके दिल जीतने की कोशिश करेंगे, तब तुम क्या करोगे? अगर किसी ने अपनी एफर्ट्स से नियति की दिल चुरा लिया तो क्या होगा? क्या तुम्हें फिर कभी नियति जैसी इतनी टैलेंटेड और खूबसूरत लड़की मिलेगी? खुद को देखो, 29 साल के होने वाले हो 1 महीने के बाद, और आपने रूम में रखे उस टीन के रॉबर्ट की तरह हमेशा रॉबर्ट बनकर रहते हो। क्या इस तरह से तुम एफर्ट्स कर रहे हो? देखना कोई जरूर नियति को एक दिन तुमसे चुरा लेगा, इसलिए अभी से नियति बच्ची को और भी अच्छी तरह से ट्रीट करना शुरू कर दो। उनकी बात सुनकर प्रखर ने सिर हिला दिया और बोला, आप चिंता मत कीजिए, मेरी बनी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है जिसे कोई भी एफर्ट्स करके अट्रैक्ट कर ले। क्या आप मेरी बनी की आइडेंटिटी नहीं जानती हो? कौन सी चीज मेरी बनी को अट्रैक्ट कर सकती है? ना तो पैसा, ना पावर, ना तो बैकग्राउंड। क्या आपको लगता है मेरी बनी को इन सब की परवाह होगी?
कोई लड़का मेरी बनी के लिए मुझसे अच्छा कभी नहीं ही सकता, और मेरी बनी मेरे सिवा किसी भी लड़के को नहीं चुनेगी। वो उन्हें मारकर अपनी जानवरों के आगे डाल देगी। आप इतना शेर कैसे हो भाई? स्वाभिमान ने पूछा। उसे अपने भाई की बात पर पूरा भरोसा नहीं था। प्रखर आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए बोला, तो क्या मैं तुम पर भरोसा करूं? स्वाभिमान जल्दी से सिर हिलाकर बोला, नहीं भाई, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तभी सुकांत जी बोले, भाभी ने जो कहा सही है। प्रखर बेटा, तुम्हें नियति को पाने के लिए और भी एफर्ट्स करनी चाहिए। ऐसा बैठ मत जाना सिर्फ इसलिए कि अब तुम दोनों की सगाई हो चुकी है। सगाई टूटती भी है और शादी भी बाद में टूट जाती है, डाइवोर्स हो जाती है। पर मेरे डिक्शनरी में ये सब नहीं है। मिस्टर प्रखर रायजादा हमेशा के लिए मेरे है और मैं उनकी हूँ। कोई तीसरा इंसान हमारे रिश्ते में नहीं आ सकता। सबकी कानों में एक लड़की की आवाज पड़ी, जो कि नियति की थी। सबने देखा तो कियान के हाथ में इस वक्त फोन था और उसने नियति की नंबर डायल कर दिया था, और नियति ने शायद फोन उठाकर सुकांत जी की बात को सुन लिया था। अब वहीं प्रखर की होठों पर स्माइल आ गया था। उसने अपने बेटे को देखा। उसका बेटा उसकी बनी के लिए उसके साथ फाइट जरूर करता था, पर जब कोई और उसके डैड को कुछ कहे, ये उसके बेटे से बर्दाश्त नहीं होता था। अब जब सबने कहा कि उसकी मम्मी डैड को छोड़ किसी और के साथ आ जाएगी, तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। शायद उसने इसी बारे में पूछने या शिकायत करने के लिए फोन कर दिया होगा। प्रखर ने फोन ले लिया और बोला, यस बनी, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम सिर्फ मेरी। हमारे बीच कोई भी तीसरा इंसान कभी नहीं आ सकता। उसकी बात सुनकर नियति की होठों पर छोटी सी स्माइल आ गई। जो उसका बुरा मूड था वो शांत हो गया। वो बोली, आना भी नहीं चाहिए मिस्टर रायजादा, क्योंकि मैं आपको किसी के साथ शेयर नहीं करने वाली हूँ, इसलिए बी केयरफुल। आई लव यू बनी, प्रखर ने सबके सामने कहा, नियति को शांत करते हुए, जिससे सब हंस दिए। वहीं सारिका की दिल तो मानो टुकड़ों में टूट रही थी। लव यू टू मिस्टर रायजादा, नियति हकलाते हुए बोली, जैसे ये वर्ड कितना मुश्किल से उसके मुंह से निकला हो, जिस वजह से प्रखर को भी हंसी आ रही थी। तभी कियान ने फोन ले लिया और बोली, मम्मी आई आई लव यू। मम्मी डैड से ज्यादा मैं आपसे प्यार करता हूँ। उसकी बात सुनकर नियति की होठों पर स्माइल थी। लव यू टू बेटा। फिर नियति को कहीं जाना था तो उसने फोन रख दिया। कियान ने फोन रख के सबको देखा और बोला, सुन लिया आप सबने, मम्मी मुझे और डैड दोनों को ही छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। इतना कहकर उसने घमंड से फोन को अपने डैड को दे दिया और गुस्से से बोला, मेरी मम्मी और डैड को कोई अलग नहीं कर सकता। फिर मन ही मन बोला, क्योंकि मेरी मम्मी सिर्फ मेरी है। उसे इतने गुस्से में देखकर सबने हाँ में सिर हिला दिया। उनका और कुछ न कहना ही बेहतर था, वरना ये छोटा शैतान फिर से गुस्सा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ नियति इस वक्त नीचे थी और उसके चारों भाई उसकी तारीफ कर रहे थे। नियति की दोनों भाई अरमान और अरहान वहां आ गए थे। प्रमीत भी आना चाहता था, पर आज उसे कुछ कोर्ट में काम था, इसलिए वो नहीं आ पाया। वहीं नियति की तारीफ होता देख रूही सबसे ज्यादा नाखुश थी। वो नफरत से भर गई थी। क्यों नियति टॉपर क्यों है? क्यों सब उसकी तारीफ कर रहे हैं? अगर ये सब नियति के बदले उसे बहन मानते और प्यार करते तो कितना अच्छा होता। तभी जय बोला, अरहान भाई, हम तीनों ने प्लान किया था। हम नियति की रिजल्ट आने की और उसकी देश में टॉप करने की खुशी में पार्टी देंगे। क्यों ना आप दोनों भी हमारे साथ चलो, और प्रमीत भाई को भी बुला लो, वो भी हमें वहीं पे ज्वाइन कर लेंगे। उसकी बात सुनकर अरहान ने कुछ सोचा और बोला, ये तो अच्छा आइडिया है। वैसे भी हमारी प्रिंसेस तो हमेशा बिजी रहती थी, इसलिए उसकी हर अचीवमेंट पर हम 3 सालों में सिर्फ गिफ्ट ही भेजा है। कभी हम सबने मिलकर ठीक से सेलिब्रेट नहीं किया है। तभी अरमान कुछ सोचते हुए बोला, भाई क्यों ना आज हम सब नियति की दोस्तों को बुलाए और नियति की प्राइवेट याच पर पार्टी करें। उसकी बात सुनकर जय हैरानी से बोला, मेरी प्रिंसेस के पास एक प्राइवेट याच भी है? अरहान ने सिर हिला दिया और बोला, उसके पास 3 शिप है और वो तीनों ही सबसे बेस्ट है और सबसे हाई प्राइस की है। उसकी बात सुनकर आदित्य एक्साइटेड हो गया और बोला, मैं पहले कभी याच पार्टी में नहीं गया। नियति के पास कौन सी याच है? वो दुनिया की सबसे लग्जूरियस सीप है, जो सबसे कॉस्टली से तायरान है, जो कि 4-9 बिलियन की है। और एक है जिसे नियति ने बाद में नॉर्मल शिपिंग के लिए लैंड के लिए खरीदा था, वो 3 बिलियन की है। और एक दादाजी ने नियति को पिछली बार बर्थडे में गिफ्ट किया था, वो 3-5 बिलियन की है। उसकी बात सुनकर चारों भाई हैरान रह गए। दादा दादी को छोड़कर घर वाले भी सब हैरान थे। रूही और नेहा, अर्जित तो सदमे में थे। मतलब नियति के पास 11 बिलियन की सिर्फ याच है। इससे ज्यादा हैरान वो कैसे हो सकते थे? कोई सिर्फ प्राइवेट याच में इतना कैसे खर्च कर सकता है? एक कंपनी की टर्नओवर से ज्यादा पैसे की याच को नियति ने अपने पास रखा था।
रूही इस वक्त बेहद जलन महसूस कर रही थी। क्यों नियति के पास इतना सब कुछ क्यों है? उसकी क्या हक है कि वो इतनी अच्छी लाइफ जिए? बचपन की तरह नियति को दयनीय होना चाहिए था और कमजोर होकर सबकी डांट और मार खाना चाहिए था। वो इतनी अच्छी कैसे हो गई? वो बचपन वाली नियति को देखना चाहती थी, जो हर तरफ से उससे कमतर थी। समा, चाहे परिवार की प्यार के मामले में हो या अपनी हर पसंद की चीजों को लेने के मामले में, वो हमेशा नियति से आगे थी। उसकी मोम डैड भाई सब उसे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते थे और नियति को इग्नोर कर देते थे। नियति जब रोती थी तब रूही को बहा अच्छा लगता था। वो किसी भी कीमत पर नियति को किसी का प्यार मिलते हुए नहीं देखना चाहती थी। जब उसे पता चला कि नियति आ रही है, तो उसे लगा वो फिर से नियति के साथ खेल सकती है। पर अब देखो, नियति की तो नहीं, पर उसकी जरूर हर दिन किसी न किसी तरीके से जय और नियति आदित्य ज्यादा बेइज्जत कर रहे थे। और उसकी मोम डैड जो उसे इतना प्यार करते थे, वो भी अभी थोड़ा बदलने लगे थे। नियति को सभी भाई मिलकर पार्टी के लिए मना रहे थे। नियति ने गहरी सांस लिया और मान गई, तो जय बोला, लिटिल सिस्टर, क्यों ना तुम अपनी फ्रेंड सुमन को बुला लो। नियति ने आपने भाई आंखें छोटी करके देखा और बोली, ठीक है। पहले तो नियति की ऐसे देखने को वजह से जय हड़बड़ा गया, पर जब नियति ने ठीक है कहा, तो जय खुश हो गया। नियति ने कॉल किया और सब तैयार होने के लिए चले गए। अपनी पोती और पोते को इतना खुश देखकर विश्वनाथ जी, पार्वती जी, ब्रिजेश जी और कौशल्या जी खुश थे। इस उम्र में उन्हें अपने बच्चों की खुशी से ज्यादा और क्या चाहिए होगा। थोड़ी देर में वो सब तैयार होकर नीचे आ गए। वो जाते उससे पहले ही रूही नियति को देखकर बोली, नियति, क्या हम भी तुम्हारी सेलिब्रेशन पार्टी में आ सकते हैं? आज तुमने टॉप किया, हमें भी तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। रूही पार्टी में जाना चाहती थी। वो भी एक बार अपनी एक फ्रेंड की प्राइवेट याच पार्टी में गई थी, पर वो याच सिर्फ कुछ मिलियन का था। फिर भी पार्टी बेहद अच्छा था। रूही देखना चाहती थी कि 4-9 बिलियन का याच कैसा लगता है और उसके अंदर पार्टी किस तरह से होती है। उसे नहीं पता था कि नियति हाँ करेगी या नहीं, पर वो चाहती थी नियति हाँ कर दे। आज वो रिजल्ट जानकर खुश तो होगी ही, पर उसके सिर पर ठंडे पानी डालते हुए नियति बोली, नहीं, तुम्हारी औकात नहीं है वहां जाने की, ना ही तुम क्वालिफाइड हो। उसकी बात सुनकर रूही का चेहरा पीला पड़ गया। वो अपनी आंखों में आंसू लाकर बोली, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तो बस तुम्हारी रिजल्ट को सेलिब्रेट करना चाहती थी। नेहा भी आगे आ गई और बोली, नियति, रूही ने कोई गलत मोटिव से नहीं कहा था। वो तुम्हारी खुशी में शामिल होना चाहती थी, भले ही तुम उसे नफरत ही क्यों ना करो। नेहा भी पार्टी में जाना चाहती थी और पहली बार इतनी बड़ी याच में पार्टी कैसे होता है ये देखना चाहती थी। नियति ठंडे भाव से हंसते हुए बोली, मिस रूही, क्या आपके घटिया बाप और बेगैरत माँ ने आपको ये नहीं सिखाया कि जब तक कोई आपको इनवाइट ना करे तब तक अपनी तरफ से घुसने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? नियति, बस करो, क्या तुम हमेशा ऐसे ही कठोर रहोगी? सीखा जी बोली, उन्हें अपने लिए बेगैरत औरत सुनना बर्दाश्त नहीं हुआ। तभी विपुल जी शांत होकर बोले, नियति, तुम जाओ, एंजॉय करो, रूही नहीं जाएगी। पर क्या तुम प्लीज प्रॉपर तरीके से बिहेव कर सकती हो? उन्हें भी घटिया बाप सुनना बुरा लगा। उन्होंने सीखा जी को भी आगे कुछ बोलने से रोक दिया। उनकी बात सुनकर नियति हंसते हुए बोली, क्यों मिसेस शेखावत, आपको अपनी मनहूस घटिया बेटी को मैंने मना किया इसलिए आप गुस्से में हैं क्या? वैसे बचपन में भी आप ऐसे ही करती थी। अपनी गटर छाप बेटी की हर अचीवमेंट पर उसके लिए पार्टी रखना, बाहर फैमिली की सेलिब्रेट करना, चाहे आपकी सुअर जैसी बेटी कितनी भी घटिया क्यों ना हो। क्या तब आपको याद था कि घर के एक और बेटी भी है? तब आपकी बेटी की अचीवमेंट की बकवास सेलिब्रेशन में आप मुझे घर में बंद करके नहीं चले जाते थे। मैंने तो फिर भी आपकी मनहूस बेटी को उसकी औकात दिखाई। क्या आप चाहिए हो मैं उसे भूखी प्यारी रूम में बंद कर दूं? नियति की बातें सुनकर उनकी दिल में दर्द सा उठा। नियति की कड़वी मगर सच बातों ने पूरे माहौल को बदल दिया है। वो अपनी प्राइवेट याच पर पार्टी के लिए तैयार है, लेकिन उसने रूही और नेहा को साफ मना कर दिया है। सजा मिलनी चाहिए, याच गिफ्ट करूंगा। तब विपुल जी ने अपनी आंखें बंद कर दिया। उनकी आंखों से 2 बूंद आंसू बह गया। सीखा जी की भी आंखों से आंसू बह गया, पर वो कहना चाहती थी कि उन्होंने नियति को रूही को पार्टी में ना ले जाने की वजह से नहीं टोका, बल्कि उन्हें उसके मुंह से अपने लिए बेगैरत औरत सुनना बर्दाश्त नहीं हुआ। पर वो कुछ नहीं बोल पाई। उन्हें याद आ रहा था कि कैसे जब भी रूही क्लास में अच्छा मार्क लाती थी, वो सब उसकी तारीफ करते थे। विपुल जी उसके लिए गिफ्ट ले थे और जो भी उसे चाहिए उसे देते थे, और वो खुद रूही की सारी फेवरेट फूड बनाती थी ताकि रूही खुश हो जाए और अच्छा कर सके। और हर बार वो रूही की छोटी से छोटी अचीवमेंट पर भी पार्टी रखते थे, एगी सेलिब्रेशन करते थे ताकि रूही को अच्छा लगे। पर नियति का क्या, वो तो बच्ची थी
पर वो कभी उसे अपने साथ लेकर नहीं जाते थे। और जब भी वो कहती थी कि डैड मुझे भी आपके साथ रूही दी के लिए सेलिब्रेट करने जाना है, वो उसे कभी नहीं लेकर जाते थे, ये कहकर कि उसके अंदर मैनर्स नहीं है। नियति तब बच्ची थी, समझ नहीं पाती थी और कभी कभी रोने लगती थी। हर बच्चा अपने पेरेंट्स और भाई बहन से प्यार चाहता है और उनके साथ वक्त बिताना चाहता है। नियति भी बच्ची थी, पर विजय जी सीखा जी की नजरों के तो जैसे नियति बिगड़ैल बच्ची थी, जो हर बात पर जिद करने लग जाती थी। इसलिए वो उसे घर पर छोड़कर चेक जाते थे और कई बार वो नियति को रूम में बंद करके चले जाते थे और नियति दिन भर रात तक भूखी प्यासी रहती थी। और ये बात भी उन्हें कुछ दिन पहले ही पता चला था। इस वक्त विपुल जी इतना शर्मिंदा थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। तब वहीं रूही ने अपनी मोम डैड को देखा, जो गिल्ट में दिख रहे थे। ये देखकर रूही बेहद परेशान हो गई और बोली, नियति, मुझे पता है तब मैं गलत थी। मुझे तुम्हें साथ ले जाने के लिए मोम को मनाना चाहिए था। ये सब मेरी गलती है, तुम जो चाहे मुझे कह सकती हो, पर मोम और डैड के लिए ऐसी बातें बोलकर उन्हें हर्ट मत करो। वो तो बस तुम्हें थोड़ी पनिश करते थे ताकि तुम जिद ना करो। ईशानी की आंखें अभी भी बर्फ जैसी ठंडी थी और वो हंसते हुए बोली, ओह सच में तो तुम भी तो एक घटिया और बिगड़ैल लड़की हो ना। मेरे बार बार मना करने पर भी टन हमेशा मेरी बातों के बीच में अपनी ये गटर जैसी मुंह से कुछ न कुछ गंदगी उगलती रहती हो। तो क्या ये सजा तुम्हें भी नहीं मिलनी चाहिए? मुझे लगता है तुम्हें ये सजा बेहद पसंद है। तुम्हारे घटिया माँ बाप भाई को भी तो ये मजेदार लगता था ना। तो क्यों ना तुम भी इस सजा को ट्राई करके देखो कि कैसा लगता है। उसकी बात सुनकर रूही डर गई। दिन भर भूखी प्यासी रहना, ये तो वो बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। वो एक प्रिंसेस की तरह पली बढ़ी थी। वो कभी थोड़ी देर के लिए भी भूखी नहीं रह पाती थी। उसे जो भी चाहिए पहले से ही सब कुछ उसे मिल जाता था। पिछली बार की सजा वो अभी तक नहीं भूल पाई थी। हर दिन गार्डन में पौधों को पानी डालना, घर में पोछा लगाना, ये सब याद आते ही रूही डर से कांप गई। अब तो उसे पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने नियति के साथ जाने की बात की। वो जल्दी से पीछे हट गई। तभी अर्जित आगे आया और बोला, नियति बस बहत हुआ। डैड ने कहा ना रूही तुम्हारे साथ नहीं जा रही है। मुझे पता है तुम्हारे साथ हम सबने गलत किया है, पर तुम उसकी सजा सिर्फ रूही को नहीं दे सकती। वो भी उस वक्त छोटी थी, उसे इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। उसकी बात सुनकर नियति ने तिरछी स्माइल के साथ उसे देखा और बोली, तुमने बिल्कुल सही कहा घटिया सौतेला भाई। सजा सिर्फ तुम्हारी मनहूस कुएं की मेंढक को ही नहीं, बल्कि तुम्हें भी मिलनी चाहिए। अब जब तुम उसे बचाना चाहते हो, तो क्यों ना तुम उसके साथ सेक्स भुगतो या फिर उसके लिए सजा भुगतो। और देखो कि दिन भर आधी रात के वक्त भूखी प्यासी एक रूम में बंद रहने में कितना मजा आता है। ये बोलते हुए नियति की आवाज और भी ठंडी हो गई। उनकी चेहरे पर नफरत झलक रही थी। अर्जित पूरी तरह से हैरान था। वो हैरानी से बोला, तुम मुझे सजा दोगी? हाँ, तुम्हें ही। इतना कहकर नियति ने स्टाफ को ऑर्डर दिया और बोली, इन दोनों को लेकर रूम में बंद कर दो। उनके रूम से खाना पानी सब हटा दो। स्टाफ हड़बड़ा गए। स्टाफ ने घर वालों की तरफ देखा। अमृत चुप होकर बैठा था। वो जानता था अब नियति जो करना चाहती है, अगर किसी ने उसे रोका तो ये अच्छा नहीं होगा। नियति की चेहरे पर नफरत साफ दिखाई दे रही थी। हूँ, तुम जो कहोगे स्टाफ करेंगे। तुम हमें कैसे सजा दे सकती हो? अर्जित गुस्से से बोला। तो नियति उसे ठंडे भाव से देखते हुए बोली, एश एच, ज्यादा जोर से मत चिल्लाओ वरना तुम्हारे इस जीभ को काट दूंगी। मिस्टर शेखावत, क्या आप अपनी प्यारी घटिया बेटी और कचरा बेटे को बचाना चाहते हो? उसकी बात सुनकर विपुल जी ने आंसू भरी आंखों से नियति की नफरत से भरी आंखों देखा। उनकी दिल में दर्द हुआ। उन्होंने अपनी बेटी को क्या बना दिया है? एक हार्टलेस पर्सन जिसके अंदर नफरत भरी पड़ी है। उन्होंने बिना भाव के स्टाफ से कहा, नियति ने जो चाहा वही करो। अर्जित और रूही को रूम में बंद कर दो और आज उन्हें खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा रात तक। उनकी बात सुनकर अर्जित और रूही दोनों हैरान रह गए। उनके डैड ये क्या कह रहे हैं? क्या उनका दिमाग खराब हो गया है? अभी रात तक वो कैसे भूखे प्यासे एक रूम में बंद रहेंगे? डैड, आप ये क्या कह रहे हो? मेरा छोड़िए, प्रिंसेस कैसे दिन भर भूखी प्यासी रहेगी? जैसे मेरी बहन बचपन में भूखी प्यासी रहती थी वैसे ही। जय अर्जित को देखकर मुंह बनाते हुए बोला, डैड मैं रूम में इतनी देर नहीं रह सकती। मैं इतनी देर भूखी नहीं रह सकती डैड। नियति प्लीज मुझे माफ कर दो। रूही अब सच में डर से रोते हुए बोली। उसकी बात सुनकर नियति रूही का मजाक उड़ाते हुए बोली, क्यों नहीं रह सकती? तुम्हें तो ये एक्सपीरियंस करना चाहिए। रूही ने फिर मदद के लिए अपनी मोम को देखा, पर सीखा जी भी कुछ नहीं बोली। वो अगर कुछ कहती तो नियति उनसे और नफरत करती, बचपन के बारे में सोचकर। विपुल जी ने स्टाफ को ऑर्डर दिया, दोनों को रूम में ले जाकर लॉक कर दो। स्टाफ रूही को लेकर चले गए। उसके चिल्लाने का, रोने का
किसी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। अर्जित को कोई पकड़ रखा था। अर्जित ने उसके हाथ को दूर झटक दिया और नियति को घूरते हुए वहां चला गया। उसके पीछे पीछे स्टाफ भी चेक गए। जय बोला, वाह कितना अच्छा है, खुद ही रूम में बंद होने चले गए, स्टाफ को लेने की भी जरूरत नहीं है। अर्जित जो सीढ़ियों पर था वो उसकी बात सुनकर गिरते गिरते बचा। वो स्टाफ के साथ घसीटे हुए नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो तो खुद ही जा रहा था। क्या जय का मजाक उड़ाना जरूरी था? तभी नियति की फोन में लगातार मैसेज आने लगा। नियति ने फोन देखा तो वो हैरान हो गई। अरमान ने भी उसके फोन में देखा और हैरानी से बोला, वाह प्रिंसेस, तुम्हारी फोन में तो आज पैसों की बारिश हो रही है। ओहो, सच में किसने पैसे भेजे? आदित्य भी पास आ गया। अरहान ने फोन देखा और बोला, ये सब शायद रायजादा फैमिली की तरफ से सबने नियति को टॉप करने के लिए पैसा गिफ्ट भेजा है, वो भी कई करोड़ों। उसकी बात सुनकर सब हैरान थे। वाह, रायजादा फैमिली तो सच में दानी है, करण हंसते हुए बोला। चलो चलते हैं, अरहान बोला। तो सबने हाँ में सिर हिला दिया और नियति के साथ बाहर चले गए। नेहा जो कोने में खड़ी थी उसे इस वक्त बेहद जलन हो रही थी। वो आज कुछ नहीं बोली क्योंकि रूही के साथ वो सजा नहीं भुगतना चाहती थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था नियति ने बस टॉप स्कोर किया है, इसके लिए करोड़ों देने की क्या जरूरत है। ये बात वो अभी रूही को बताना चाहती थी, पर रूही तो रूम में बंद होगी, पर फोन तो होगा ना। वो जल्दी से वहां से इस बारे में रूही से बात करने के लिए चली गई। उन सब के जाने के बाद विपुल जी अपने रूम में चले गए। शिखा जी भी उनके साथ चली गई। जैसे ही वो रूम में पहुंची उन्होंने विपुल जी को रोते हुए देखा। हमने अपनी छोटी सी बच्ची को बेहद दर्द दिया है सीखा। पता नहीं वो कैसे दिन भर रूम में अकेली भूखी प्यासी रहती होगी। हम सब जहाँ अच्छे से खा पी रहे थे और रूही के लिए सेलिब्रेट कर रहे थे, वहीं हमारी छोटी सी बेटी रात तक भूखी प्यासी रहती थी सीखा। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम जब इतने बड़े होकर ज्यादा देर तक भूखे नहीं रह सकते, वहां नियति दिन भर भूखे प्यासे कैसे रहती होगी। तब तो वो एक छोटी बच्ची थी। हम इतना क्रूएल कैसे हो गए सीखा, मुझे खुद पर ही शर्म आ रही है। मैं बाप कहलाने की लायक नहीं हूँ। नियति को मुझ जैसा बाप ही नहीं, बल्कि नियति हम जैसा परिवार ही डिजर्व नहीं मरती है। उनकी बात सुनकर सीखा जी भी फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें भी बेहद दर्द हो रहा था, पर अब वो क्या कर सकती थी। वो पूरी तरह से अब तीनों बच्चों को छोड़कर अगर नियति को प्यार करने की दावा करेगी तो ये भी पूरी तरह से झूठ होगा, और नियति को तो उनका प्यार चाहिए भी नहीं। सीखा जी ने विपुल जी को देखा और बोली, अगर हम उस वक्त रूही के जितना ही प्यार नियति को देते, क्या अब हमारी बेटी ऐसी होती? सीखा जी का दिल थोड़ा कड़वा हो गया था। उन्हें रह रहकर नियति की कई बातें याद आ रही थी कि उन्होंने खुद ही अपनी जिंदगी बर्बाद की है और तीनों बच्चों की नेनी बनकर रह गई है। विपुल जी ने सीखा जी को देखा और बोले, हाँ, इसमें हम सबकी गलती है, पर हम अब क्या कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ रायजादा मेंशन में प्रखर और कियान तैयार होकर बाहर आए। सबने उन दोनों बाप बेटे को देखा। दोनों ब्लैक ड्रेस पहन रखा था, जैसे दोनों माफिया बोस हो, और ये सच भी था, इसलिए उनकी पर्सनालिटी से मैच करता था। तसारिका प्रखर को देखने से खुद को रोक ही नहीं पाई। वो फिर से जैसे प्रखर के प्यार में पड़ रही थी कि प्रखर अब उसका नहीं हो सकता। तभी कियान ने चिली मसाला पाउडर का डिब्बा उठा लिया, जो अभी स्वाभिमान पॉपकॉर्न में डालकर खा रहा था, और बोला, मेरे डैड को देखते रहो और मैं इसे तुम्हारी आंखों में डाल दूंगा ताकि तुम्हारी आंखों में से सारी गंदगी निकल जाए। उसकी बात सुनकर सारिका ने जल्दी से प्रखर के ऊपर से अपनी नजर को हटा लिया, क्योंकि उसे पता था कि ये छोटा शैतान बच्चा जो कहता है वो कर देता है। उसे किसी का कोई डर नहीं था, वो तो सबको इग्नोर कर देता था घर में। तभी प्राची बोली, तुम कहाँ जा रहे हो? भाई के साथ छोटा डॉन। उसकी बात सुनकर कियान जो अभी गुस्से में था वो नॉर्मल हो गया और हंसते हुए बोला, मैं अपनी मम्मी के साथ सेलिब्रेट करने के लिए जा रहा हूँ। मेरी मम्मी ने टॉप किया है ना, इसलिए मैं और डैड उनके साथ सेलिब्रेट करेंगे। उसकी बात सुनकर स्वाभिमान जल्दी से बोला, कहाँ, कौन सी क्लब में? जल्दी बताओ भाई कियान, हम सब भी आपके साथ भाभी की टॉप करने की खुशी में सेलिब्रेट करने जाएंगे। ये कोई क्लब नहीं है, मेरी मम्मी के पास प्राइवेट याच है, क्रूज शिप, वो भी सबसे बड़ा वाला। हम वहीं पार्टी करने जा रहे हैं। ये सुनकर सब अबाक रह गए। सच में वो एक याच पर पार्टी करने जा रहे थे। जल्दी उन्होंने खुद को संभाल लिया। उनके पास भी दो याच था, जो दुनिया की सबसे बेस्ट याच था। एक प्रखर का पर्सनल याच था और एक उनका खुद का याच था। बढ़िया, अगर मेरी बहू को याच में पार्टी करना पसंद है तो मैं उसके लिए कल एक याच ऑर्डर करके गिफ्ट करूंगा। वो टॉप जो आई है, अजीत जी हंसते हुए बोले। तो प्रखर बोला, ऑर्डर करने से पहले मेरी बनी को पूछ लीजिए, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 3 प्राइवेट याच है। वो अभी भी फोन में देख रहा था, पर बाकी सबका तो होश उड़ने वाला था।
सारिका तो सदमे में थी, हे भगवान, इस लड़की के पास कितना पैसा है आखिर। तभी कियान बोला, मैं मम्मी को कॉल करके पूछता हूँ कि आप आ सकते हो या नहीं। मम्मी को कॉल किया। प्राची सोच रही थी क्या आज वो जाएगी तो फिर से प्रमीत जी को देख पाएगी। कियान का घमंड याच में जाना वो नहीं जानती थी, क्यों पर उसका दिल बार बार प्रमित को देखने को कर रहा था। शायद वो प्रमित को सिर्फ पसंद ही नहीं बल्कि पहली नजर में प्यार करने लगी थी। पर प्राची ने पहली बार प्रमित को शेखावत मेंशन में नहीं बल्कि मैगजीन में देखा था। वो इंडिया की सबसे बेस्ट लॉयर था और एक लॉ फर्म को मैनेज करता था, इसलिए कई बार प्रमित की फोटो पेपर और मैगजीन में भी आया था। और खास करके बिजनेस वर्ल्ड के लोग सब प्रमित को जानते थे और उनकी ही लीगल टीम को हायर करना चाहते थे। वो जानना चाहती थी कि प्रमित की कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। अगर है तो वो फिर अपने दिल की बात को दिल में ही रखेगी और प्रमित को भूल जाएगी। वो बिल्कुल भी रुचिका दी जैसी नहीं बनना चाहती थी, जो उसके संजीत भाई को इतना प्यार करती है, फिर भी उसका संजीत भाई उसे एक नजर देखता तक नहीं है और एक घटिया मेकअप से पुती चुड़ैल के साथ घूम रहा है। उसे तो अपने संजीत भाई पर बेहद गुस्सा आता था कभी कभी। क्यों वो मासूम रुचिका की दिल को नहीं समझ पा रहा है, जबकि उन सबको रुचिका की आंखों में संजीत के लिए प्यार दिखाई देता है। क्या संजीत को रुचिका की आंखों में सपने लिए जो प्यार है दिखाई नहीं देता है? कियान की आवाज से वो अपनी होश में आई। कियान हाथ हिलाकर अपनी मम्मी से बात कर रहा था, फिर फोन रखकर घमंड से बोला, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा इसलिए मम्मी मान गई है और आप सब भी हमारे साथ आ सकते हो। और मम्मी ने कहा है कि रुचिका आंटी और राशि आंटी भी आ सकती है। इतना कहकर उसने अरुगैन से सबको देखा, फिर सारिका को देखकर बोला, पर आप चुड़ैल आंटी, आप नहीं आ सकती हो। उसकी बात सुनकर सारिका को इतना गुस्सा आया कि उसका मन किया कि वो इस बच्चे को 2 थापड़ लगा दे। इतना बदतमीज बच्चा प्रखर का कैसे हो सकता है? बड़ सवाल था कि किया वो कियान को हाथ भी लगा सकता था। गुस्से में उसने मुठिया कस लिया और झूठी मुस्कान लिए बोली, फिक्र मत करो, आज मेरी शूटिंग है। ये आपके लिए ही अच्छा है, वैसे भी अगर आप वहां आएगी और बेवकूफों की तरह मेरे डैड को दिखेंगी तो मेरी मम्मी नाराज हो जाएगी। फिर मेरी मम्मी आपको गुस्से में मारकर मछलियों को खाने के लिए समुंदर में फेंक देगी। उसकी बात सुनकर सारिका गुस्से से आग बबूला हो रही थी। अब तो वो चुप रह रही थी और प्रखर को इम्प्रेस करने की अभी कोशिश भी नहीं कर रही थी। फिर ये बच्चा सबके सामने इस तरह से उसकी बेइज्जती क्यों कर रहा है? जितना उसे मुश्किल हो रहा था उतना ही वो अब ज्यादा प्रखर को पाना चाहती थी। वहीं कियान की बात सुनकर स्वाभिमान और प्राची खुश हो गए थे और सब अपने अपने रूम में तैयार होने के लिए चले गए। थोड़ी देर में वो सब तैयार होकर वहां से निकल गए। वहीं दूसरी तरफ नियति और बाकी सब भी पोर्ट में पहुंच गए थे। तभी प्रमित और सुमन, खुशी तीनों भी जल्दी वहां पर पहुंच गए। नियति की गार्ड्स वहां पर जगह जगह थे। सभी स्टाफ जो याच को मेंटेन और उसकी सेफ्टी को जांच के लिए थे, उन सब ने भी नियति को आकर ग्रिट किया। कुछ देर में प्रखर, कियान, संजीत, स्वाभिमान, राशि, रुचिका और अगम भी वहां पहुंच गए। सब याच पर चले गए। सब इधर उधर देख रहे थे। ये याच सच में काफी बड़ा और आलीशान था। अंदर सभी मंजिल पे अलग अलग चीजें थी एंजॉय और एक्सप्लोर करने के लिए। ऊपर बहुत सारे प्राइवेट रूम्स थे मेहमानों के लिए और नीचे गेम जोन था, ऐसे टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स, शूटिंग, ऐसे ही गेम जोन बना हुआ था। कियान तो आते ही अपनी मम्मी की पीछे पीछे उसकी हाथ पकड़कर चल रहा था और सब कुछ देख रहा था। प्रखर उनके साथ चल रहा था। उसने नियति की दूसरे हाथ को पकड़ रखा था। तीनों परफेक्ट फैमिली की तरह चल रहे थे। वहीं संजीत को प्राची यहाँ जबरदस्ती लेकर आई थी। संजीत ने रुचिका को देखा, उसकी हंसी जैसे पहली बारिश की बूंद की तरह ही खूबसूरत थी। करण, जय शूटिंग कर रहे थे। वहीं अरमान और कारण राशि और प्राची के साथ टेबल टेनिस खेलने चले गए थी और स्वाभिमान और अगम अपने रूम चूज करने के लिए गए थे आज रेस्ट करने के लिए। रुचिका खड़ी होकर बाहर समुंदर को देख रही थी। अनजाने में ही संजीत ने अपने कदम रुचिका की तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही वो रुचिका के पास पहुंचा, रुचिका ने साइड में संजीत को देखा। उसकी आंखों में कुछ इमोशन आकर गुजर गया। उसने डिसाइड किया था कि वो अब संजीत को परेशान नहीं करेगी, वो उसे भूलने की कोशिश करेगी। वो संजीत के रिश्ते के बीच आकर करती भी क्या? संजीत तो किसी और से प्यार करता है। रुचिका ने फिर से खुद को नॉर्मल कर लिया और फीकी मुस्कान लिए संजीत को देखा। फिर सिर घुमाकर बाहर समुंदर को देखने लगी, जैसे संजीत से उसे कोई बात ही नहीं करना हो। तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? राशि और प्राची के साथ खेलने क्यों नहीं गई? संजीत ने अचानक से पूछा। रुचिका ने हैरानी से संजीत को देखा। क्या संजीत को उसकी परवाह थी या ये बस फॉर्मेलिटीज के लिए उसे ये सब पूछ रहा है?
वो कुछ बोलती उससे पहले ही संजीत के हाथ में फोन रिंग हाँ लगा। संजीत ने फोन देखा और रुचिका ने भी फोन देखा। फोन में अमायरा नाम फ्लैश हो रहा था, जिसे देखकर रुचिका को फिर से दर्द हुआ, पर उसने खुद को संभाल लिया। उसे अब दर्द क्यों हो रहा है? संजीत ने रुचिका की उदासी से भरी चेहरे को देखा। उसके दिल में टीस सी उठी। उसने प्राची और राशि को बात करते हुए सुन लिया था कि रुचिका बचपन से उसे प्यार करती है। ये सुनकर संजीत शॉक में थे। अब जाकर उसे समझ आ रहा था कि रुचिका हर बार उससे मिलकर नजरें क्यों चुरा लेती थी, और जब भी वो अमायरा की बात करता रुचिका इतनी उदास क्यों हो जाती थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि रुचिका को कैसे समझाए। उसका दिल भी रुचिका के पास होने से धड़कता था। उसने कभी अमायरा के साथ ऐसा फील नहीं किया था जैसा उसने रुचिका के साथ फील किया था, इसलिए वो रुचिका से दूर ही रहने की कोशिश करता था। अमायरा की कॉल देखकर रुचिका की आंखों में जो उदासी थी, संजीत उसे अच्छी तरह से समझ पा रहा था। उसे इस वक्त अमायरा पर बेहद गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था इस लड़की को 2 थापड़ लगा दे। जब से उसने अमायरा की कार्ड को ब्लॉक किया था, अमायरा हर दिन उसे कार्ड के बारे में पूछने के लिए कॉल करती थी और रोती रहती थी कि आज कैसे उसके पास पैसा नहीं था, इसलिए उसके सभी दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया। और उसकी ये बात सुनकर संजीत इरिटेट हो चुका था। उसे अब अमायरा, वो कॉलेज वाली अमायरा लग ही नहीं रही थी, जो स्वीट और सिंपल थी और दूसरों की मदद करती थी। उसी एक मदद की वजह से ही तो संजीत अमायरा के साथ था, वरना वो कब का अमायरा को छोड़ चुका होता। संजीत थोड़ा दूर चला गया और गुस्से में उसने कॉल रिसीव किया और ठंडी आवाज में बोला, क्या है, क्यों फोन कर रही हो? वहीं फोन के दूसरी तरफ अमायरा संजीत की ठंडी आवाज सुनकर हैरान हो गई। क्या हो रहा है? कुछ दिन से संजीत तो उससे और भी रूड तरीके से बिहेव करने लगा है। क्या संजीत उसे छोड़ने की प्लानिंग कर रहा है? नहीं, वो ऐसा नहीं होने दे सकती है। इसलिए वो नाटक करते हुए रोने लगी। संजीत, तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हो? क्या अब मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? क्या अब तुम मुझसे बोर हो गए हो और मुझे छोड़ना चाहते हो? ठीक है, अगर तुम्हें कोई और पसंद आ गई है और तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। पर भूलना मत कि मैंने ही तुम्हें बचाया था, और ये मैंने किसी स्वार्थ की वजह से नहीं बल्कि इसलिए किया था क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्यार करती थी। पर मुझे लगा नहीं था कि हम दोनों का प्यार और साथ ऐसे ही अधूरा रह जाएगा। उसकी बात सुनकर संजीत ने गहरी सांस ली। यही वजह थी जिस वजह से वो अमायरा को छोड़ नहीं सकता था। तुम क्या चाहती हो? संजीत ने सीधे सपाट लहजे में पूछा। तो अमायरा की होठों पर मुस्कान आ गई और वो रोने की नाटक करते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या मैं ऐसे ही तुम्हें फोन नहीं कर सकती? अमायरा को इस वक्त फिर से कार्ड वाली बात कहना ठीक नहीं लगा। ऑलरेडी संजीत पता नहीं क्यों इतने गुस्से में है। अगर वो उसे अभी फिर से उसी कार्ड को अनब्लॉक करने के लिए कहेगी तो जरूर संजीत और भी गुस्सा हो जाएगा और सोचेगा कि वो बस एक लालची लड़की है। इसलिए अमायरा जो कहना चाहती थी उसे कहने से उसने खुद को रोक दिया। नहीं, मेरे पास तुम्हारे साथ बकवास करने के लिए टाइम नहीं है। अगर कोई जरूरी बात नहीं है तो फोन मत करना। इतना कहकर संजीत ने फोन रख दिया। वहीं संजीत के फोन काटते ही अमायरा गुस्से में अपनी रूम में सारा सामान तोड़ने लगी। संजीत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? मैं इतनी आसानी से तुम्हें अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। तुम मेरे हो, तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, और अब तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो ये पॉसिबल नहीं है। मुझे कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा जिससे तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओ। इतना कहकर अमायरा गुस्से में पैर पटकने लगी। संजीत ने कार्ड ब्लॉक कर दिया, जिस वजह से उसके पास शॉपिंग के लिए पैसे नहीं थे। अमायरा ने खुद के कार्ड से सारा पैसा निकालकर आपने डैड के कार्ड को भी चुरा लिया शॉपिंग करने के लिए, जिस वजह से उसे अभी अभी आपने डैड से बेहद कुछ सुनने को मिला था और इसी वजह से वो बेहद गुस्से में थी। पहले तो वो संजीत के पैसों से ऐश करती थी, तब उसके डैड मोम सब उसे कितना प्यार करते थे, तारीफ करते थे और कहते थे उनकी बेटी सबसे अच्छी है जो रायजादा फैमिली में शादी करने वाली है। और अब जब उसने 2 करोड़ खर्च क्या कर दिया ये, तो उसे गुस्से में डांटने लगे। वहीं दूसरी तरफ याच में सब एंजॉय कर रहे थे। प्राची ने रुचिका को भी जबरदस्ती खेलने के लिए बुला लिया था, इसलिए संजीत चाहकर भी उससे बात नहीं कर पा रहा था। स्टाफ उन्हें बार बार ड्रिंक और स्नैक्स ऑफर कर रहे थे, जिस वजह से जय ने जल्दी कुछ स्नैक्स ले लिया और उन सबको जाने के लिए बोल दिया। प्राची तो बार बार खेलते हुए संजीत को देख रही थी और आज भी जब से आई है आपको देख रही है। उसकी बात सुनकर संजीत ने उसे घूर कर देखा और बोला, आपने ये बकवास बंद कर। फिर भी उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। क्या सच में प्राची उसे पसंद करती है? तभी 2 स्टाफ सर्फ बोर्ड लेकर बाहर आए। उनके पीछे प्रखर, नियति और कियान आ रहे थे। अरहान खुशी से बोला, प्रिंसेस, क्या तुम सर्फिंग करने जा रही हो?
कहानी अब रोमांचक मोड़ पर, उन सबके बीच अलग अलग भावनाएं चल रही हैं। क्या आप चाहते? प्राची प्रमित की किस, प्रखर नियति का रोमांस। अरहान खुशी से बोला, प्रिंसेस, क्या तुम सर्फिंग करने जा रही हो? नियति ने हाँ में सिर हिला दिया। कियान भी उनके साथ शायद सर्फिंग का मजा लेने जा रहा था। स्वाभिमान हैरानी से बोला, भाभी, क्या आपको सर्फिंग आती है या आप प्रोफेशनल की हेल्प लेने वाली हो? स्वाभिमान भी सर्फिंग करना चाहता था, पर उसे सर्फिंग नहीं आता था। अरमान उसके पास आकर हंसते हुए बोला, मेरी बहन उन बेकार सर्फिंग मास्टर से भी ज्यादा बेहतर है। उसके जैसा सर्फिंग तो कम से कम मैंने आज तक किसी और को करते नहीं देखा है। उसकी बात सुनकर अगम जो पीछे आ रहा था, वो भी बेहद एक्साइटेड हो गया और नियति की तरफ भागा और एक्साइटेड होकर बोला, क्या आप मुझे भी सर्फिंग करना सिखा सकती हो? उसकी बात सुनकर प्रखर उसके सामने आ गया और नियति को अपनी बाहों में भर लिया और गुस्से से बोला, जाओ किसी और सीखो, मेरी बनी कोई कोच नहीं है। कियान ने भी गुस्से से अगम को देखा और बोला, मेरी मम्मी सिर्फ मुझे सिखा सकती है, बाकी कोई उनसे नहीं सीख सकता। उन दोनों बाप बेटे को नियति के लिए इतना पॉजिटिव देखकर अगम पीछे हट गया। ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वो कोई मूवी का बड़ा विलियन हो जो हीरोइन को परेशान कर रहा हो और उसके हस्बैंड और बेटा उसे बचाने आए हो। ठीक है, ठीक है, मुझे पता है आप दोनों पॉसेसिव हो। मैं एक प्रोफेशनल कोच ढूंढ लूंगा और उसे मुझे सिखाने के लिए कहूंगा। इतना कहकर वो मुंह बनाकर पीछे चला गया ताकि ये प्रखर भाई और कियान मिलकर कहीं उसे पीट न दे। वहीं बाकी सब उन्हें सर्फिंग करते हुए देखने के लिए आ गए थे। सब एक्साइटेड थे, पर उनकी सर्फिंग करने की हिम्मत नहीं थी। खास करके रुचिका, उसे तो इतनी बड़ी लहर में लोगों को सर्फिंग करते हुए देखकर ही डर लगता था। वहीं प्राची एक छोटी बच्ची की तरह खुश हो गई थी। वो जैसे ही अपने भाई और भाभी को सर्फिंग करते हुए देखने के लिए आगे भागी, वो प्रमित से टकरा गई। वो गिरती उससे पहले ही प्रमित ने उसे अच्छे से संभाल लिया। प्राची ने डर से आंखें बंद कर लिया था। जब उसने आंखें खोला तो प्रमित की काली गहरी आंखों में गई। प्रमित भी प्राची को गौर से देख रहा था। प्राची देखने में बेहद ही खूबसूरत थी और उसकी ब्राउन आंखों में जैसे चंचलता थी। प्राची उसे मासूम बच्ची की तरह लग रही थी इस वक्त, जिसे टॉफी मिल गई हो और वो उसे खाने के बदले बस देखना चाहती है। प्रमित ने उसे आराम से खड़ा किया, पर प्राची ने अभी भी उसकी शर्ट को कसकर मुट्ठी में भर रखा था, जैसे अब वो उसकी शर्ट को छोड़ने ही नहीं वाली हो। प्रमित ने सिर हिला दिया, क्या ये लड़की खड़ी खड़ी सपने देखने लगी है? उसने उसकी हाथ को पकड़कर अपनी शर्ट से छुड़ा लिया तो प्राची अपने होश में आई। उसने देखा तो गेमिंग एरिया में अब उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। सब नियति, प्रखर और कियान को सर्फिंग करते देखने चले गए थे। उसने प्रमित को देखा जो बिना भाव के था और धीरे से बड़बड़ाई, हूं अनरोमांटिक रॉबर्ट। उसकी बात सुनकर प्रमित ने उसे अजीब नजरों से देखा और उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसकी आंखों में देखकर दांत पीसते हुए बोला, क्या कहा तुमने, मैं अनरोमांटिक हूँ? और ये बात तुम्हें कैसे पता? क्या तुमने मेरे साथ रोमांस करने की कोशिश की थी? प्राची ने हैरानी से प्रमित को देखा। उसने तो कितने धीरे से बोला था, फिर इस डेविल ने उसकी बात को कैसे सुन लिया? प्रमित को अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी प्राची की हैरानी देखकर और उसके बच्चों जैसी अविश्वास से भरी शकल को देखकर। प्राची की गुलाबी होंठ इस वक्त उसे बेहद अट्रैक्ट कर रही थी। वो खुद को कंट्रोल न करते हुए नीचे झुका और प्राची की होंठों पर आपने होंठ रख दिया और उसे किस करने लगा। प्राची की आंखें तो फटी की फटी रह गई। प्रमित ने उसकी आंखों पर अपने हाथ को रख दिया और उसकी होंठों को और भी पैशन के साथ किस करने लगा। उसने तो ये अचानक किया था, पर प्राची की होंठों की चूमने के बाद उसका मन नहीं कर रहा था कि वो कभी उसकी होंठों को छोड़े। उसकी होंठ उसे बेहद मीठी लग रही थी, जैसे कोई चॉकलेट का स्वाद हो। जब प्राची को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो वो प्रमित को धक्का देने लगी। वो उसे खुद से दूर कर देना चाहती थी। जब प्रमित को महसूस हुआ कि प्राची को सांस नहीं आ रही है और वो स्ट्रगल कर रही है, तो उसने उसे छोड़ दिया और उसकी होंठों को सहलाते हुए बोला, क्या तुम्हें पता चल गया कि मैं कितना रोमांटिक हूँ? प्रमित प्राची की आंखों में देख रहा था। वो पहली बार किसी लड़की की तरफ ऐसे अट्रैक्ट हुआ था। वहीं प्राची तो शर्म से यहीं पर गड्ढा खोदकर छिप जाना चाहती थी। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया तो प्रमित उसकी चीन से उंगली से उसकी फेस को ऊपर करके बोला, क्या हुआ? पहले तो तुम मुझे छुप छुप कर देख रही थी, अब सामने हूं तो नजरें क्यों चुरा रही हो? अब से तुम मेरी हो, इसलिए तुम जितना चाहे मुझे देख सकती हो। उसकी बात सुनकर प्राची की आंखें तो हैरानी से बड़ी हो गई। वो जो गहरी गहरी सांसें ले रही थी अब और भी गहरी सांसें लेने लगी। प्रमित ने उसे गले से लगा लिया और उसके सिर को सहलाते हुए प्यार से बोला, बस आराम से सांस लो। प्राची की हैरानी खुशी में बदल गई। प्रमित जी ने उसे किस किया। क्या इसका मतलब ये है कि वो भी उससे प्यार करते हैं? उसने सिर उठाकर प्रमित को देखा और बोली, क्या आप सच कह रहे हो? आपने मुझे किस किया? क्या आप मुझे प्यार करते हो?
उसकी मासूम आंखों में सवाल था और एक डर भी था। सवाल को प्रमित समझ पा रहा था, पर डर किस बात की उसे समझ नहीं आ रही था। तुम्हें किस बात का डर लग रहा है? प्यार के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, पर तुम मेरे दिल में आई वो पहली लड़की हो जिसे मैंने किस किया है। क्या तुम्हें अब भी सवाल करना चाहिए? और अब से तुम मेरी हो, तुम किसी और के बारे में कभी नहीं सोच सकती। उसकी बात सुनकर प्राची की आंखों में आंसू आ गए। वो उससे दूर होने के लिए छटपटाने लगी और बोली, छोड़िए मुझे। प्रमित को समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या कह दिया, जो प्राची रोने लगी। उसने प्राची को गले से लगा लिया तो प्राची और भी जोर से रो पड़ी। क्या हुआ प्राची, तुम रो क्यों रही हो? प्रमित उसकी माथे पर किस करके बोला। तो प्राची रोते हुए बोली, आपने कहा मैं आपकी हूँ, पर क्या आप मेरे नहीं हो? आप मुझे प्यार नहीं करते हो। आपकी जिंदगी में कोई और लड़की है, तो आपको मुझसे दूर रहना होगा। प्रमित हैरान और असमंजस में था, इस लड़की ने क्या गलत समझ लिया। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ना ही मुझे चाहिए, क्योंकि अब से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। और प्यार कैसे जाहिर करना है मुझे नहीं पता। उसकी बात सुनकर प्राची ने उसे देखा और बोली, सच में आप मुझे कभी धोखा तो नहीं देंगे ना? प्रमित ने गंभीर भाव से सिर हिलाया और बोला, एक बार तुम मेरी हो गई, फिर ना तुम्हें मुझे छोड़ने की इजाजत है, ना मुझे तुम्हें छोड़ने की इजाजत है। प्राची उसकी गले लग गई। उसे जो डर था कि प्रमित की कोई गर्लफ्रेंड होगी, अब उसकी वो डर भी चला गया था। वहां अब कोई नहीं था, इसलिए प्रमित बोला, चलो चलते हैं, तुम्हें सर्फिंग देखना था ना? प्राची ने हाँ में सिर हिला दिया और दोनों वहां से चले गए। पर जब वो बाहर पहुंचने वाले थे, प्राची प्रमित से आगे चली गई और जाकर राशि और रुचिका के पास खड़ी हो गई। उसकी गाल अभी भी शर्म से लाल था और खुशी तो उसकी फेस पर ही झलक रही थी। उसका प्यार उसे मिल गया था। ये उसके लिए किसी जंग जीतने वाली बात थी। वो अभी खुशी से डांस करना चाहती थी, पर सबके सामने वो ऐसा नहीं कर सकती थी। दोनों अलग अलग आए, इसलिए किसी को कोई डाउट भी नहीं हुआ। पर राशि और रुचिका थोड़ी क्यूरियस हो गई कि इन दोनों के बीच क्या हुआ, जो प्राची इतना खुश लग रही है, क्योंकि उन्हें पता था कि प्राची प्रमित को पसंद करती है। पर उन्होंने बाद में पूछने के बारे में सोचा और कुछ नहीं बोली। सबकी नजर लहरों में सर्फिंग करते हुए प्रखर, नियति पर थी। नियति ने आपने गोद में कियान को पकड़ रखा था और कियान खुशी से मम्मी और तेज ये मजेदार है चिल्ला रहे था। स्वाभिमान बोला, कमाल है, बड़े बड़े सर्फिंग मास्टर भी अकेले में सर्फिंग करने से डर जाते हैं। पर भाभी तो कियान को गोद में लेकर सर्फिंग कर रही है। यश ने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, हाँ सही कहा, मैंने भी पहले कभी किसी को ऐसा करते नहीं देखा। थोड़ी देर बाद वो सर्फिंग कर शिप पे आ गए। तो कुछ प्रोफेशनल के साथ स्वाभिमान और अगम भी सर्फिंग करने चले गए। प्रखर, नियति और कियान तीनों चेंज करने चले गए, क्योंकि तीनों भीग गए थे। रूम में जाते ही प्रखर ने चेंज किया, कियान को दूसरे रूम में छोड़ दिया और नियति की रूम में चला गया। नियति रूम को लॉक करना भूल गई थी। प्रखर जब अंदर आया तो वो तो नियति को देखता ही रह गया, क्योंकि नियति इस वक्त बस एक टॉवल में उसके सामने खड़ी थी। प्रखर का तो गला सूखने लगा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बाहर जाइए, मैं बाथ लेकर चेंज करने जा रही हूँ, नियति हैरानी और शर्म से बोली। प्रखर जैसे जैसे उसके पास आ रहा था, उसकी दिल की धड़कन बढ़ रही थी। प्रखर ने जल्दी से उसे कमर से पकड़कर उसे आपने करीब खींच लिया और नीचे झुककर उसके कानों में मधोशी भरी आवाज में बोला, तुम इस वक्त बेहद हॉट लग रही हो बनी, मन कर रहा है अभी तुम्हें पूरा खा जाऊं। नियति ने प्रखर की चेस्ट पर हाथ को रख लिया और उसे दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे चेंज करना है, बाहर जाइए। मुझे क्यों जाना चाहिए? तुम मेरी हो और ये सब भी मेरा है। इतना कहकर उसने नियति की सीने पर हाथ रख के धीरे से प्रेस किया। नियति की बॉडी में जैसे सिहरन सी दौड़ गई। वो अब इस इंसान से दूर ही रहना चाहती थी, वरना ये उसे पागल कर देगा। प्रखर ने जल्दी से नियति की होठों पर अपने होठ को रख दिया और उसे किस करने लगा। वो उसकी होठों को कभी स्मूच कर रहा था, तो कभी वो उसकी होठों को धीरे धीरे सक कर रहा था, जैसे नियति की होठ कोई कैंडी हो। प्रखर के हाथ अभी भी नियति की उभारों को सहला रहे थे। धीरे धीरे उसकी हाथ नियति की सीने से कमर तक, फिर उसकी सॉफ्टनेस तक पहुंच गए। जैसे ही प्रखर ने नियति की सॉफ्टनेस को धीरे से टच किया, नियति को ऐसा लगा जैसे उसकी बॉडी में करंट दौड़ गया हो। जैसे ही वो नियति की टॉवल को हटाने वाला था, नियति ने उसकी हाथ को रोक दिया। उसने गहरी सांस लेते हुए प्रखर को देखा। प्रखर का एक हाथ अभी भी उसकी सॉफ्टनेस पर था और प्रखर नियति को महसूस करके और भी गर्म हो रहा था। उसकी आंखें हल्की सुनहरे होने लगे थे, जैसे उसका बॉडी, दिल, दिमाग सब अभी नियति को ही पाना चाहती हो। बस कीजिए मिस्टर रायजादा, ये बेशर्मी, आपको शर्म आनी चाहिए, अब मुझे चेंज करना है।
नियति बोली। और उसने प्रखर को शर्म से देखा तो प्रखर उसे सहलाते हुए बोला, शर्म कैसी बनी, मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी। ये सब कुछ मेरा है तो छुपाने का क्या फायदा। उसने नियति की कान पर बाइट किया तो नियति कुछ बोलती उससे पहले ही प्रखर का फोन रिंग करने लगा। प्रखर ने कॉलर आईडी देखा तो उसका भाव बिगड़ गया। रोमांस के वक्त कोई उसे डिस्टर्ब करे उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसने नियति की माथे पर किस किया और बोला, तुम चेंज कर लो, मैं अभी आता हूँ। नियति चेंज करने चली गई। वहीं प्रखर रूम से बाहर चला गया और उसने कॉल रिसीव किया तो उधर से एक परेशान आवाज आई, प्रखर निशी कियान को देखने जाने की जिद कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, आखिरकार वो एक माँ है। उसे अपने बच्चे को देखने का दिल करता है। मैं उसे कब तक रोक कर रखूं? अगर वो वहां गई तो क्या तुम उसकी ख्याल रख सकते हो? उसकी बात सुनकर प्रखर ने अपने माथे को रगड़ा और बोला, क्यों, उसे यहाँ आने की क्या जरूरत है? कियान मेरा भी बेटा है, मैं उसे संभाल सकता हूँ। प्रखर की बात सुनकर दूसरी तरफ कॉल पर कुछ देर खामोशी छाई रही और फिर दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे सिवा अब कोई उसे समझा नहीं सकता। मैं बाद में कॉल करके बात करूंगा। इतना कहकर प्रखर ने फोन रख दिया और अपनी फॉरहेड पर टैप करने लगा। कियान की झूठी शिकायतें, संजीत का गुस्सा। वो नहीं चाहता था निशी यहाँ आए। वो अपने और अपनी बनी के बीच इस बार कोई भी गलतफहमी नहीं चाहता था। अपनी बनी को मायूस देखना वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था और कियान की मॉम को भी वो यूं ही कुछ भी बोलकर रोक नहीं सकता था। प्रखर अच्छी तरह से जानता था कि वो लड़की कितनी जिद्दी है। उसने गहरी सांस ली और वहां से बाहर चला गया। वो यहाँ अपनी बनी के साथ एंजॉय करने आया था। वो नहीं चाहता था कि उसकी बनी देखे कि उसका मूड खराब है। वो वहां से बाहर चला गया और नियति की रूम की तरफ चला गया। डोर खुला हुआ था। तभी उसकी कान में कियान की आवाज पड़ी तो वो वहीं वॉल से टिककर उन दोनों माँ बेटे को देखने लगा। इस वक्त नियति कुछ काम कर रही थी और कियान उसकी गोद में बैठा हुआ था और अपनी मम्मी से उसकी ही शिकायतें किए जा रहा था। मम्मी, आपको पता है डैड ने मुझे अकेले रूम में छोड़ दिया और बाहर से डोर लॉक कर दिया। पता है मम्मी, मैं अंदर कितना डर गया था। ऊपर से उन्होंने तो चेंज करने में मेरी मदद भी नहीं किया। अब तो डैड मुझे प्यार ही नहीं करते हैं। अब सिर्फ मैं आपका बेटा हूँ मम्मी। आप प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझे कभी भी कहीं छोड़कर नहीं जाओगी। उसकी बात सुनकर नियति का दिल पिघल गया। वो उसे गले लगाकर बोली, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी बच्चा, मम्मी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। वहीं प्रखर गुस्से से दांत पीसते हुए कियान को घूर रहा था। ये लड़का यहाँ बैठकर कितनी सफाई से झूठ बोल रहा है ताकि उसकी बनी उससे ज्यादा इस पिद्दी से प्यार करे। कियान तो किसी को खुद को चेंज करने में हेल्प नहीं करने देता था। किसी का छूना उसे बर्दाश्त नहीं होता था और उसे वो कहता था कि वो बड़ा हो गया है, उसे किसी की हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए उसने उसे रूम में छोड़ दिया और उसने तो रूम का डोर बाहर से लॉक भी नहीं किया था। फिर भी ये उसका बेटा यहाँ आकर झूठ बोलकर उसकी बनी को उससे दूर करने की प्लानिंग कर रहा है। वो जल्दी से अंदर गया और गुस्से से कियान को घूरने लगा। उसे इतने गुस्से में खुद को घूरता देखकर पहले तो कियान ने मुंह बना लिया, फिर डरने का नाटक करते हुए नियति की गले में मुंह छुपाकर बोला, मम्मी देखिए, डैड मुझे कैसे घूर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको सच बता दिया ना। इतना कहकर उसने तिरछी निगाहों से अपने डैड की तरफ देखा। नियति उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए बोली, आप क्यों कियान को डरा रहे हो? उसकी बात सुनकर प्रखर दांत पीसते हुए बोला, बनी, क्या तुम्हें इस पिद्दी की बात सच लगता है? ये बस तुमसे झूठ बोलकर मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। नहीं मम्मी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आपको अपने प्यारे मासूम बेटे पर भरोसा करना होगा मम्मी, कियान भी बोला और प्रखर भी गुस्से में उससे झगड़ा करने लगा। दोनों बाप बेटे को टॉम एंड जेरी की तरह झगड़ा करते देख नियति हैरान थी। वो गहरी सांस लेकर जोर से बोली, ये आप दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? और एमसर रायजादा, आप कोई छोटे बच्चे हो क्या जो बच्चे के साथ झगड़ा कर रहे हो? अगर अभी कोई आपको देखेगा तो उसे विश्वास नहीं होगा कि आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। सब आपको एक झगड़ालू इंसान समझेंगे जो एक बच्चे के साथ झगड़ा कर रहा है। आप सही कह रही हो मम्मी, डैड तो मेरे साथ कितना झगड़ा करते हैं। प्रखर ने गुस्से से अपने धोखेबाज बेटे को देखा जो अब झूठ बोलने में माहिर हो गया। वो दोनों और झगड़ा करते उससे पहले ही नियति बोली, बस अब चलिए बाहर चलते हैं, लंच का टाइम हो गया है। प्रखर और कुछ नहीं बोला। उसने नियति का हाथ पकड़ लिया और दूसरी तरफ से उसका दूसरा हाथ कियान ने पकड़ लिया और तीनों बाहर चले गए। बाकी सब भी चेंज करके डाइनिंग एरिया में आ चुके थे। यहाँ नियति ने 4 शेफ रखे थे जो दुनिया के टॉप शेफ में आते थे। जब भी नियति यहाँ आती थी या कोई और उसकी फैमिली वाले, तो वो सभी शेफ यहाँ आ जाते थे। सब बैठ गए तो स्टाफ ने खाना सर्व करना शुरू कर दिया।
प्राची प्रमित के पास बैठी हुई थी, या यूं कहे कि उसने खुद ही उसे अपने पास जबरदस्ती बैठाया था। और ये बात सबको समझ में आ रही थी, सब उन दोनों को नोटिस कर रहे थे। वहीं संजीत रुचिका को देख रहा था, जो बाहर से खुश होने का नाटक कर रही थी। पर संजीत समझ गया था कि वो जरूर रूम में जाकर छुप कर रोई है। संजीत के दिल में टीस सी उठी, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। वो अमायरा को चाहकर भी नहीं छोड़ सकता था। जिसने उसे जिंदगी दी है वो उससे वादा कर चुका था, वरना वो अभी जाकर रुचिका को गले से लगा लेता और उसके दिल के दर्द को अपने अंदर ले लेता। काश पहले रुचिका ने अपनी दिल की बात उसे बता दी होती, तो ये सब कुछ नहीं होता। उसकी जिंदगी में रुचिका होती, अमायरा नहीं। सब आराम से खाना खा रहे थे। वहीं प्रमित ने टेबल के नीचे से प्राची का हाथ पकड़ रखा था। प्राची चाहकर भी प्रमित की स्ट्रॉन्ग ग्रिप से अपना हाथ छुड़ा नहीं पा रही थी। कियान आज अपनी मम्मी के हाथ से खाना खा रहा था, इसलिए प्रखर अपने हाथ से नियति को खाना खिला रहा था और खुद भी खा रहा था। उन तीनों के प्यार को देखकर अब तो सबको ऐसा लग रहा था जैसे वो इन तीनों के बीच कबाब में हड्डी हो। सिर्फ प्राची और प्रमित को छोड़कर, क्योंकि वो तो अपनी दुनिया में खोए हुए थे, जहां छुप छुप कर प्यार का सिलसिला चल रहा था। थोड़ी देर में सबका खाना खत्म हो गया तो सब वहां से उठकर थोड़ा रेस्ट करने के लिए जाने लगे। तभी संजीत का फोन रिंग करने लगा। संजीत ने फोन देखा तो इरिटेट हो गया। ये अमायरा का वीडियो कॉल था, जो मैसेज करके उसे वीडियो कॉल रिसीव करने की रिक्वेस्ट कर रही थी। जैसे ही वो उठने वाला था, रुचिका जो टेबल की दूसरी तरफ आ रही थी, उसका हाथ लगकर संजीत का फोन और साइड में रखा ग्लास दोनों नीचे गिर गए और गलती से वीडियो कॉल रिसीव हो गया। फोन नीचे गिरा था और सामने अमायरा बहुत हॉट ड्रेस में थी, जिसमें उसकी क्लीवेज पूरी तरह से शो हो रहा था। सॉरी, वह गलती से गिर गया, रुचिका अपने आंसू संभाल कर बोली। उसे बहुत दर्द हो रहा था, दिल की बात उसके हाथ में नहीं थी, दिल को वो समझा ही नहीं पा रही थी। जैसे ही वो आगे आई, संजीत के फोन को उठाकर उसे देने के लिए। संजीत गुस्से से बोला, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? तुम्हें फोन उठाने की जरूरत नहीं है। उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर रुचिका डर से सहम गई और पीछे हट गई। अब वो अपने आंसू को रोक नहीं पाई और रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यश ने जल्दी से आगे आकर रुचिका को गले से लगा लिया और बोला, संजीत तुम मेरी बहन को कैसे डांट सकते हो, वो भी इस छोटी सी गलती के लिए। गलती से उसने तुम्हारे फोन को नीचे गिरा दिया, उसने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। स्वाभिमान, अगम, प्राची और राशि भी वहां आ गए। बाकी सब भी वहीं खड़े थे। चलो यहाँ से। यश रुचिका को लेकर वहां से गुस्से में चला गया। प्राची आगे आकर बोली, भाई आपने क्यों रुचिका को फिर से रुला दिया? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं हर बार? पिछली बार आपकी गर्लफ्रेंड ने उसे रुलाया था और अब आप। इतना कहकर वो भी रुचिका के पीछे चली गई। संजीत तो हैरानी से वहीं खड़ा रह गया। उसने देखा ही नहीं कि अमायरा अभी भी लाइन पर है और मन ही मन खुश हो रही थी कि चलो अब संजीत मेरे लिए किसी से फाइट कर रहा है। संजीत ने फोन उठाया। उसकी उंगली पर छोटा सा कांच चुभ गया। स्क्रीन पर अमायरा के चेहरे को देखकर संजीत को गुस्सा आ रहा था। अमायरा नाटक करते हुए बोली, बेबी तुमने मेरी वजह से किसी को डांटा, प्लीज ऐसा मत करो। पिछली बार मेरी गलती थी, उसके लिए तुम्हें उस लड़की को डांटना नहीं चाहिए। वैसे मुझे देखकर बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। वो मोबाइल को दूर रखकर अपनी बॉडी शो करते हुए बोली। उसने एक हॉट सी रेड ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वो किसी बार डांसर की तरह लग रही थी। वो बस संजीत को रिझाने के लिए फोन कर रही थी। अपनी हॉटनेस दिखाकर वो फिर से संजीत को काबू करना चाहती थी। पर संजीत गुस्से से बोला, अपनी ये थर्ड क्लास घटिया ड्रेस जाकर किसी और को दिखाओ। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। अमायरा तो दूसरी तरफ अपने फोन को देखती ही रह गई। आज तक कभी भी उसकी इतनी बेइज्जती नहीं हुई थी। भले ही संजीत को ऐसा ड्रेस पसंद नहीं था, फिर भी वो कभी इस तरह से उसकी बेइज्जती नहीं करता था। वहीं संजीत बहुत परेशान हो गया था। बार बार रुचिका का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। सबने उसे गलत समझ लिया। वो तो इसलिए गुस्से में चिल्लाया था क्योंकि अगर रुचिका आगे आती तो उसके पैरों में कांच चुभ जाते, नहीं तो फोन उठाते हुए हाथ में तो जरूर चुभ जाते, क्योंकि ग्लास टूटकर कांच बिखरा हुआ था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। संजीत ने पीछे देखा तो वहां करण, जय, आकाश, आदित्य, अरहान और अरमान सब खड़े उसे ही देख रहे थे। करण ने उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ था और बोला, आप अगर मिस मित्तल को पसंद करते हो तो कह क्यों नहीं देते हो? उसकी बात सुनकर संजीत ने गहरी सांस ली और बोला, क्योंकि अब ये पॉसिबल नहीं है। मैंने किसी और से शादी करने का वादा किया है। इतना कहकर वो वहां से दूसरी तरफ चला गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वहीं नियति खुशी और सुमन के साथ खड़ी होकर ये सब देख रही थी। उसकी होठों पर तिरछी मुस्कान थी और वो मन ही मन बोली, संजीत रायजादा, ये इंसान कितना बेवकूफ है।
जो उसके पास है उसे पहचान नहीं पा रहा है और गलती पर गलती करते जा रहा है। अगर ये अब कुछ नहीं समझा और सच पता नहीं किया तो पिछली बार की तरह ये फिर से अंधेरे में ही रहेगा और रुचिका हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी। उसने खुशी को देखा और बोली, अमायरा राठी की जानकारी निकालो और बिना आइडेंटिटी छोड़े उसे मिस्टर संजीत रायजादा के पास भेज दो। उसकी बात सुन खुशी असमंजस में बोली, पर क्यों? अब तो वो जीजा जी के भाई के सामने देने में क्या प्रॉब्लम है? उसकी बात सुनकर नियति हल्का मुस्कुराते हुए बोली, उन्हें पहले खुद ही मैटर सॉल्व करने दो। नियति वहां से चली गई जहां प्रखर कियान के साथ बैठा था। सुमन उन तीनों की तरफ देखकर बोली, गए कियान कितना प्यारा है, सच में बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। खुशी ने भी हाँ में सिर हिला दिया और बोली, हाँ सही कहा तुमने। तभी करण और जय उनके पास आ गए। सुमन और खुशी दोनों ने आंखें घुमा ली। आज ये दोनों बार बार उन्हें परेशान कर रहे थे। करण झुककर खुशी के कान में धीरे से बोला, अगर तुम्हें बच्चे पसंद है तो क्यों ना हम शादी करके 2 4 बच्चे पैदा करें। उसकी बात सुनकर खुशी ने उसे गुस्से से घूर कर देखा और उसे धक्का देकर बोली, सपने देखते रहो, शादी वो भी तुम जैसे लफंगे से कभी नहीं। इतना कहकर वो वहां से चली गई। करण भी उसके पीछे चला गया। जय सुमन को देखकर बोला, क्यों ना हम भी बच्चे प्लान करें शादी करके। सुमन ने आंखें छोटी करके उसे घूरा और बोली, अगर तुम नियति के भाई नहीं होते तो अभी तक मेरे सामने नहीं खड़े होते। वह वहां से चली गई तो जय भी उसे मनाने के लिए उसके पीछे भागा। ऐसे ही शाम हो गई थी। शेखावत मेंशन में सब नीचे हॉल में बैठे हुए थे। तभी एक सर्वेंट नीचे आकर बोली, मैम सर, वो रूही मैम शायद बेहोश हो गई है। कुछ देर पहले वो उन्हें बाहर निकालने के लिए कह रही थी, पर 1 घंटे से उनके रूम से कोई आवाज नहीं आ रही है। ये सुनकर सब परेशान हो गए। दादा दादी, ब्रिजेश जी और कौशल्या जी को छोड़कर बाकी सब जल्दी से रूही के रूम की तरफ चले गए। विपुल जी ने बाहर से ही रूही को आवाज दी, पर रूही ने ना तो कुछ रिस्पॉन्स दिया ना उसके रूम से कोई आवाज आ रही थी। अमृत बोला, डैड जल्दी दरवाजा खोलिए, शायद रूही बेहोश हो चुकी है। विपुल जी ने जल्दी से दरवाजा खोला तो रूही जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। उसका चेहरा पूरी तरह से मुरझा गया था और पीला पड़ा हुआ था। रूही की बेहोशी, नियति की नफरत, उसे इस हालत में देखकर विपुल जी की दिल में टीस सी उठी। वो जानते थे रूही भूख संभाल नहीं पाती थी, पर आज उन्होंने नियति को रूही को सजा देने से नहीं रोका, क्योंकि वो नियति को गुस्सा नहीं दिलाना चाहते थे। अब तक तो नेहा ने जल्दी जाकर अर्जित को भी बाहर निकाल दिया था। अर्जित जल्दी से भागते हुए रूही की रूम के अंदर आया। अमृत ने जल्दी से रूही को उठाकर बेड पर सुला दिया था और डॉक्टर को कॉल कर दिया था। वहीं अर्जित जल्दी आकर रूही के पास उसके सिरहाने में बैठ गया। उसे अपनी बहन को इस हालत में देखकर बहुत बुरा लग रहा था। उसे नियति पर भी इस वक्त हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। नियति ने ही तो इस तरह की बेकार सजा दी थी, जिस वजह से उसकी बहन, उसकी प्रिंसेस, इस वक्त ऐसी बुरी हालत में थी। आज तक किसी ने भी रूही पर हाथ भी नहीं लगाया था। वो जो खाना चाहती उसे सब कुछ उसकी फेवरेट पहले ही मिल जाता था, और आज नियति की वजह से उसकी बहन इस हालत में थी, तो ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो पूरी तरह से भूल चुका था कि नियति तो बचपन में कई बार सुबह से रात तक भूखी रही है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर भी आ गए। उन्होंने रूही को अच्छे से चेक किया और बोले, ये कोई सीरियस बात नहीं है। दिन भर शायद उन्होंने कुछ खाना नहीं खाया है, पानी भी नहीं पिया है, इसलिए डिहाइड्रेशन और लो ब्लड प्रेशर की वजह से उन्हें चक्कर आ गया है। मैंने इन्हें मेडिसिन दे दिया है, वो कुछ देर में होश में आ जाएगी। डॉक्टर कुछ और मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके वहां से चले गए। सब चिंता से उसकी रूम में ही थे। शिखा जी परेशान होकर सरिता जी के साथ रूही के बेड पर बैठी हुई थी। अगर अभी रूही होश में होती तो सबको अपनी इतनी केयर करता देख जरूर खुश हो जाती, क्योंकि यही तो वो हमेशा से चाहती थी, सबका अटेंशन। पर अफसोस वो इस बार सच में बेहोश थी। थोड़ी देर बाद रूही ने धीरे धीरे आंखें खोली और चारों ओर देखने लगी। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, फिर जब उसे सब कुछ याद आया कि कैसे नियति ने उसे बिना खाना पानी के रूम में रहने की सजा दी थी, तो उसकी मन में नियति के लिए नफरत और भी बढ़ गई। आज तक वो कभी ऐसी हालत में नहीं गई थी। वो इस घर की राजकुमारी थी, पर जब से नियति आई थी उसे ऐसा लग रहा था जैसे नियति उसे एक दिन यहाँ की नौकरानी जरूर बना देगी। वो रोने लगी और रोते हुए बोली, डैड, मॉम, भाई, मुझे लगा मैं मर जाऊंगी, आप सबको फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। वो ऐसे रो रही थी जैसे वो सच में मरने वाली थी। रूही को इस तरह से रोते देख किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। बचपन से वो प्रिंसेस और लाडली जो थी उन सब की, अब तक तो उनका गिल्ट भी जैसे गायब हो गया था।
उन सबकी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखकर रूही और भी ज्यादा रोने लगी और रोते हुए बोली, डैड, मॉम अपने मेरी रूम क्यों ओपन किया? मैं तो बस बेहोश थी। आपको नियति के आने का इंतजार करना चाहिए था। क्या पता वो जब वापस आकर देखेगी कि आपने मुझे उसके आने से पहले रूम से निकाल दिया है तो वो और भी गुस्सा हो जाएगी। रूही का इस वक्त भूख और प्यास से बुरा हाल था, फिर भी वो अपनी एक्टिंग से बाज नहीं आ रही थी। उसकी बात सुनकर अर्जित गुस्से से बोला, तुम चिंता मत करो प्रिंसेस, वो कुछ नहीं कहेगी। उसने रूही को गले से लगा लिया और बोला, वो कुछ भी सोच गुस्सा करे, किसे फर्क पड़ता है? वो तो अब हद से आगे बढ़ती जा रही है। उसने हम दोनों को सजा दी। मैं तो तुम्हारे लिए सजा भुगतने को तैयार था। भाई डैड, मैंने कहा था ना कि हमारी प्रिंसेस भूखी प्यासी रात तक नहीं रह सकती है। उसकी बात सुनकर रूही दिल ही दिल में खुश हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। वो बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही थी। ये सब उस घटिया लड़की नियति की वजह से हो रहा है। उसकी बात सुनकर इस बार शिखा जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। विपुल जी को भी उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी। वो कठोर आवाज में बोले, अर्जित, वो तुम्हारी बहन है। तुम अपनी बहन को कैसे घटिया कह सकते हो? अपने डैड को नियति की साइड लेता देख अर्जित और रूही दोनों ही गुस्सा हो गए। अर्जित गुस्से से बोला, नहीं डैड, वो कैसे रूही को इतनी बड़ी सजा दे सकती है? कुछ दिन पहले भी तो उसने रूही को सजा दी थी। क्या इससे उसका पेट नहीं भरा? आप फिर भी उसकी साइड ले रहे हो? वो भी तो हर दिन हमें घटिया कह रही है। उसने रूही से बचपन का बदला लेने के लिए आज उसे भूखा रहने की सजा दी। देखिए जरा हमारी प्रिंसेस को वो कितनी पीली पड़ गई है। बेहोश भी हो गई थी। क्या आपको इस वजह से नियति को सबक नहीं सिखाना चाहिए? उसकी बात सुनकर शिखा जी थोड़ी गुस्सा हो गई और बोली, अर्जित, भूलो मत, नियति भी तुम्हारी छोटी बहन है और बचपन में वो भी पता नहीं कितनी बार दिन भर भूखी रहती थी। रूही तो फिर भी इतनी बड़ी है, नियति तो 4-5 साल की थी, उसे कितनी भूख लगी होगी? वो कितनी बार बेहोश हुई होगी? क्या तुम्हें या हम सबको इस बात का अंदाजा है? रूही को बस एक बार सजा मिली, तब तुम्हें नियति के साथ स्कोर सेटल करना है। तब नियति के साथ जो हुआ उसके लिए तुम किसके साथ स्कोर सेटल करोगे? उनकी बात सुनकर अर्जित की बोली बंद हो गई। वो और भी गुस्से में आ गया। उसकी मॉम उस घटिया लड़की के साथ उनकी प्रिंसेस को कैसे कंपेयर कर सकती है? रूही भी हैरान थी। उसकी मॉम, जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उन्हें क्या हो गया है? वो क्यों नियति की तरफ से बोलने लगी? विपुल जी बोले, तुम्हारी मॉम ने सही कहा। इस बात को यही छोड़ दो, इसे इतनी आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी रूही रोते हुए शिखा जी का हाथ पकड़कर बोली, मॉम सॉरी, ये सब मेरी गलती है। आप प्लीज गुस्सा मत होइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। उसकी बात सुनकर उसे अपने लिए इतनी चिंता करते देख शिखा जी, जो बहुत गुस्से में थी, वो थोड़ा नरम पड़ गईं और बोली, ठीक है, तुम नीचे चलो, खाना खा लो। नियति ने रात तक बोला था और अब 8 बज गया है। वो कुछ नहीं बोलेगी। इतना कहकर वो वहां से नीचे चली गईं। पर विपुल जी शिखा जी के गुस्से और चेंजेस को नोटिस कर रहे थे। उन्हें पता था पिछली बार जो नियति ने शिखा जी से कहा था, वो बात उनके दिमाग से अभी तक नहीं निकली है। सरिता जी भी बोली, हाँ रूही, अर्जित, तुम दोनों को नीचे चलकर खा लेना चाहिए। वो सब वहां से नीचे चले गए। अमृत कुछ नहीं बोला। वो भी अपनी मॉम के बिहेवियर में चेंजेस को नोटिस कर सकता था। ज्यादा नहीं, पे थोड़ा तो चेंज आया था उनमें। रूही, नेहा और अर्जित आगे चले गए। विपुल जी और अमृत सोचते सोचते उनके पीछे चले गए। सब नीचे हॉल में बैठे हुए थे। शिखा जी सर्वेंट से रूही और अर्जित के लिए पहले खाना निकालने के लिए बोलने गई थी। अर्जित ने रूही को देखा, जो अभी भी मायूस थी। वो उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए बोला, तुम चिंता मत करो प्रिंसेस, मॉम ने बस ऐसे ही कह दिया होगा। लगता है वो बेकार लड़की जरूर मॉम को भड़का रही है। उसकी बात सुनकर विपुल जी, दादा दादी, सबकी नजर अर्जित पर सख्त हो गई। कोई कुछ कहता तभी वहां हॉल में एक रौबदार आवाज गूंज गई, लगता है मिस्टर अर्जित शेखावत की जुबान कुछ ज्यादा ही चलती है। तो क्या आप चाहते हो कि मैं इसे काट दूं? वैसे आपकी जुबान कटने में मुझे देर नहीं लगेगी, पर मैं तुम जैसे कुत्ते की जुबान को छूकर अपना हाथ गंदा नहीं करना चाहती हूँ। पर मेरे पास बहुत से लोग हैं जो ये कर सकते हैं। वैसे भी जुबान नहीं रहेगा तो अच्छा ही होगा। वैसे भी ना तो तुम्हारे पास एक्टिंग करने के लिए प्रोजेक्ट है, ना ही गाना गाने के लिए कुछ प्रोजेक्ट है। तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी बाकी सभी प्रोजेक्ट एंडोर्समेंट जो पहले हुई थी उसे भी बंद करवा दूं? सबने दूसरी तरफ देखा, जहां नियति, जय, आदित्य और आकाश आ रहे थे, क्योंकि करण वहां से अपने विला के लिए निकल गया था। नियति को देखकर अर्जित को गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में खड़ा होकर बोला, तुम खुद को समझती क्या हो? हाँ, जो तुम हमें सजा दे रही हो, और मेरे प्रोजेक्ट को भी तुमने ही छीना है ना बदला लेने के लिए। क्या तुम्हारे पास जरा भी दया नहीं है? तुमने रूही को सजा दी जिस वजह से वो बेहोश हो गई। क्या तुम देख नहीं पा रही हो मेरी प्रिंसेस का चेहरा कैसे पीला पड़ गया है?
उसकी बात सुनकर नियति ने मजाक भरी स्माइल लिए रूही को देखा और बोली, ओह ये मनहूस लड़की तो अब भी जिंदा है। मैंने सोचा तुम जिस तरह से गुस्सा कर रहे हो और बोल रहे हो, उस हिसाब से ये लड़की मरकर अब तक नर्क में पहुंच चुकी होगी। मैंने तो अभी अभी ये भी सोच लिया था कि इस लड़की की कब्र एमएसआर एंड मिसेस शेखावत के कब्र के पास बनाने के लिए किसी को कह दूं। वैसे मैं एक बात कह दूं, तुम्हारी बहन भूखी प्यासी मरे या जिए, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने सिर्फ तुम दोनों को सजा दिया था, पर तुम दोनों तो बहुत कमजोर निकले। तुम्हारी दो कौड़ी की बहन, तुम्हारे घटिया माँ बाप, तुम्हारा ये बेवकूफ भाई, तुम सबने तो मुझे बचपन में अनगिनत बार भूखी प्यासी रखा है। और अब तुम्हारी प्रिंसेस एक दिन भूखी प्यासी क्या रह गई, तुम तो ऐसे नाटक कर रहे हो जैसे वो मर चुकी है। उसकी बात सुनकर रूही ने गुस्से और नफरत से मुठियां कस ली, पर बाहर से उसने कुछ भी जाहिर नहीं किया और रोने लगी। अर्जित गुस्से से नियति की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम अब अपनी हद पार कर रही हो ईशानी। बचपन की गलतियों की सजा तुम अब रूही को कैसे दे? तुम हमेशा उससे और हम सबसे नफरत करती आई हो, जबकि हम सबने माफी मांगी है। जब से तुम आई हो, डैड मॉम भाई रूही सबने तुमसे माफी मांगी है। तुमने किसी को माफ नहीं किया, अब तुम और क्या चाहती हो? उसकी बात सुनकर नियति को ऐसा लगा जैसे किसी ने मजाक किया हो। नियति की आंखें और भी ठंडी होती जा रही थीं। विपुल जी ने जब नियति की बदलती भाव को देखा, वो बोले, बस करो अर्जित अपना ये बकवास, वो माफ करेगी या नहीं ये नियति के ऊपर है। तभी रूही बोली, डैड सही कह रहे हैं, इन सब की जिम्मेदार मैं हूं। नियति मुझे जो भी सजा दे रही है सही, चाहे वो मुझे सच में मार दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी नियति हंसने लगी और बोली, मैं क्या चाहती हूँ मिस्टर अर्जित शेखावत, क्या ये आसान नहीं है? मैं तुम सबको, खास करके तुम्हारी लाडली मनहूस बहन को तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। हमें सबके लिए साफ नफरत दिखाई दे रही थी। तुम सब नियति के गुनहगार हो, उसके बचपन को छीनने के, उसके दुख दर्द और मौत सबके जिम्मेदार हो तुम सब। उसने घृणा से विपुल जी, अमृत, अर्जित, रूही और बाकी सबको देखा, और अर्जित जो उसके सामने आ गया, उसे धक्का देकर वहां से चली गई। अर्जित लड़खड़ा कर गिरने वाला था, पर अमृत ने आकर उसे संभाल लिया। शिखाजी जो किचन से आ रही थी, नियति की बातें सुनकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रूही जो अपनी स्पीच तैयार करके बैठी थी कि सबके सामने नियति से क्या कहेगी, वो भी हैरान हो गई। अर्जित असमंजस में बोला, भाई ये नियति ने ऐसा क्यों कहा कि उसकी मौत की जिम्मेदार हम हैं? वो बकवास कैसे कर सकती है? क्या वो सही सलामत अभी हमारे सामने नहीं खड़ी थी? अमृत कुछ नहीं बोला, वो गुस्से में बोला, मिल गई शांति तुम्हें मेरी प्रिंसेस का मूड स्पॉइल करके। और तुम लड़की हमेशा तमाशा करती रहती हो। उसने रूही की तरफ पॉइंट करके बोला। जय गुस्से में वहां से चला गया। आकाश और आदित्य भी वहां से चले गए। दादाजी और दादी माँ ने सिर हिला दिया। ये सब हमेशा कुछ ना कुछ करके नियति उनकी बच्ची को और भी ज्यादा गुस्सा दिला देते हैं। दादाजी विपुल जी को देखकर सख्त भाव से बोले, ये सब तुम सबकी कर्म का फल है। जैसा तुम सबने हमारी बच्ची के साथ किया, तुम सब उसकी नफरत के ही लायक हो। उनकी बात सुनकर विपुल जी कुछ नहीं बोले। वो बहुत गिल्टी फील कर रहे थे, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। नियति उनसे इतनी नफरत करती थी कि अब उनके बीच माफी की। विपुल जी ने मारा रूही को थप्पड़। रूही ने फोटो फेंक दी। उन्हें नियति की लिखी वो डायरी याद आ गई, जिसमें नियति ने बचपन से लेकर 13 साल तक होने तक डायरी लिखी थी। उसमें जो नियति का दर्द था, वह उसे समझ पा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, अपनी बच्ची से किस तरह से माफी मांगे, ताकि वो उन्हें एक बार के लिए तो माफ कर दे। वो उसे कैसे बताए कि उन्हें अपने किए का कितना अफसोस है। विपुल जी वहां से रूम की तरफ चले गए। ये सब मेरी वजह से हो रहा है, नियति ठीक कहती है, मैं मनहूस हूँ। मुझे बचपन में ही मर जाना चाहिए था, ताकि नियति को मॉम डैड और भाई सबका प्यार मिल सके। ये सब मेरी गलती है। वो ये सब कहते हुए रोने लगी, ताकि सब उसके लिए गिल्टी फील करें। विपुल जी जो थोड़ी देर के लिए रुक गए थे, उन्हें थोड़ा बुरा लगा, पर वो वहां से अपने रूम की तरफ चले गए। अपने डैड को कुछ बोले बिना जाते देख रूही को गुस्सा आ रहा था। क्या इस वक्त उसके डैड को हमेशा की तरह मनाना नहीं चाहिए था? वहीं विपुल जी, उनके दिमाग में तो नियति की एक बचपन की यादें घूम रही थीं, जहां नियति हर टाइम उनके आने का इंतजार करती थी। अगर वो किसी बिजनेस ट्रिप पर जाते थे, तो जब वो वापस आते थे, नियति उन्हें गले लगाने के लिए सबसे पहले आगे आगे भागती थी, पर वो उसे इग्नोर कर देते थे और सबसे पहले अपनी प्रिंसेस को गले लगाने जाते थे। उनके लिए रूही सबसे ज्यादा जरूरी थी। रूही के बाद ही वो किसी और के बारे में कभी सोचते। और तब उन्होंने देखा था कि कैसे नियति उदास हो जाती थी और बोलती थी कि डैड आप मुझे रूही दी की तरह क्यों प्यार नहीं करते हो?
मैं आपके पास सबसे पहले भागकर पहुंची पर आपने दी को पहले गले लगाया, ये फेयर नहीं है। तब उसकी बचकानी बातों को भी वो सब गलत समझ लेते थे। सबको यही लगता था कि नियति रूही से जलती है, इसलिए वो ऐसे करके सबका अटेंशन ग्रैब करना चाहती है। वो रूही के लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट्स, ड्रेस और खिलौने लेकर आते थे, और हर बार वो नियति को या तो भूल जाते थे या तो अगर लाते थे तो बस एक डॉल या ड्रेस, ताकि नियति बिगड़ ना जाए। पर उन्हें नहीं पता था कि उनकी ये पार्शियलिटी नियति के मन में उनके लिए इतनी नफरत भर देगी। आज उनकी बेटी, जो उनके दिए छोटे से छोटे चीज को भी एक्सेप्ट कर लेती थी, और अगर वो एक चॉकलेट देते थे तो भी वो खुश हो जाती थी। आज वो इतनी हार्टलेस और नफरत से भरी हुई थी कि शायद वो कभी कम ना कर पाए। आज वो उन्हें मरने की बात कर रही थी। आज उनकी बेटी के पास पैसा और पावर सब कुछ है, जो उसने खुद ही हासिल किया है। तो फिर एक बाप होकर उन्होंने नियति के लिए आखिर किया क्या है? वो अपने रूम में चले गए और कपबोर्ड में जाकर उन्होंने एक एल्बम निकाला। ये बहुत पुरानी एल्बम थी, जब नियति पैदा हुई थी। उसके बाद भी उन्हें टाइम नहीं मिलता था। पर कुछ फोटो नियति के साथ थी जब तक नियति 3 साल की नहीं हुई थी। वो उन पुरानी फोटो को देखना चाहते थे। उन्होंने एल्बम खोला और पहले उनकी और शिखा जी की शादी की फोटो थी। उसे देखकर उनकी होठों पर स्माइल आ गई। उन्हें अंधेरों से निकालकर शिखा जी ने रोशनी दी थी और एक नई उम्मीद, एक नई जिंदगी दी थी। वो आगे देखने लगे, जहां शिखा जी तीनों बच्चों के साथ थीं। फिर उनकी प्रेगनेंसी की फोटो जहां शिखा जी उदास थीं। उनके पास रूही बैठी हुई थी। उन्हें याद आया तब रूही शिखा जी की गोद में नहीं जा सकती थी। डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट करने के लिए कहा था, इसलिए वो रूही का ख्याल भी नहीं रख पाती थी। इसलिए वो नियति जो उनके पेट में थी, उस पर ही गुस्सा रहने लगी। ये सोचकर विपुल जी की आंखों से आंसू बह गया। ये सब उनकी ही गलती थी। वो सब वहां थे, घर में इतने स्टाफ थे, फिर रूही का ख्याल तो कोई भी रख सकता था। फिर वो अपने उस अजन्मे बच्चे को लेकर इतने इनसिक्योर कैसे हो गए कि उन्होंने अपनी छोटी बेटी को इतने दर्द दे दिए। ये सोचकर उनकी आंखों से 2 बूंद आंसू बह गए। वो आगे देखने लगे। उनके साथ 6 महीने होने तक नियति की कुछ फोटो थी। वे सभी फोटो कहीं नहीं थी। उन्होंने पूरे एल्बम को देख लिया, पर एक भी फोटो उन्हें नियति के साथ नहीं मिली, जिसे एक जी भरकर देख सकें। ये देखकर वो बेचैन हो गए। वो जल्दी से गुस्से में नीचे गए और एल्बम को टेबल पर पटकते हुए बोले, शिखा, इसमें जो नियति की बचपन की फोटो थी वो सब कहाँ गई? उनकी इतनी गुस्से भरी तेज आवाज सुनकर रूही और अर्जित जो खाना खा रहे थे वो थोड़ा डर गए। उनका सवाल तो जैसे उन दोनों के सिर पर बम की तरह गिरा था। शिखा जी जो किचन में थीं, आज वो खुद नियति के लिए खाना बनाना चाहती थीं। वो जल्दी से बाहर आई और बोली, क्या हुआ विपुल जी, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? उनकी बात सुनकर विपुल जी ने उस एल्बम की तरफ इशारा किया और बोले, यहाँ पर हमारे साथ नियति की 3 साल होने तक कुछ फोटो थी। कम से कम 30 फोटो तो थी ही, तो वो सारा फोटो कहाँ है? उनकी बात सुनकर शिखा जी की आंखों में आंसू आ गए। वो क्या बोले, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। शिखा जी को चुप देखकर विपुल जी को और भी उदासी फील हो रही थी और गुस्सा आ रहा था। वहीं रूही तो डर के मारे सिर झुकाकर बैठी थी। उसने ही तो सारे फोटो को फेंक दिया था। इस वक्त वो बस यही चाहती थी कि उसकी मॉम उसके डैड को सच ना कहें। शिखा जी ने रूही को देखा और गहरी सांस लेकर बोली, विपुल जी, अब आप उस फोटो के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वो फोटो अब क्या होगा? उनकी बात सुनकर विपुल जी ने नोटिस किया कि शायद इस बार भी रूही दोषी है, इसलिए शिखा जी उसके लिए ये बात छुपाने की कोशिश कर रही है। क्या रूही ने फोटो को जला दिया? विपुल जी ने रूही को देखकर सख्त भाव से पूछा। तो रूही का तो खाना जैसे गले में ही अटक गया और वो खांसने लगी। अर्जित भी इस बारे में जानता था। अमृत को भी उसकी रिएक्शन देखकर पता चल गया कि उसके डैड ने सही कहा है। अमृत को भी थोड़ा गुस्सा आया। नियति तो उनकी जिंदगी में थी भी नहीं, वो तो हॉस्टल चली गई थी। फिर रूही को किस बात का गुस्सा था? जो उसने नियति की फोटो को ही जला दिया या फिर फेंक दिया, जो भी उसने किया हो। विपुल जी आगे गए और रूही को खींचकर उन्होंने खड़ा कर दिया और बोले, तुमने नियति की फोटो को क्या किया? क्या तुमने उसे जला दिया या फेंक दिया? अपने डैड की बात सुनकर रूही की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने अपने डैड को पहले इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। खास करके उसके ऊपर तो वो कभी गुस्सा ही नहीं करते थे, क्योंकि वो उनकी प्रिंसेस थी। रूही रोते हुए सिर झुकाकर बोली, ये मेरी गलती है डैड, नियति मुझसे नफरत करती थी। जब वो हॉस्टल चली गई तब मैंने आपको और मॉम को एक बार नियति की फोटो को देखते हुए देख लिया था। तब मैं डर गई थी कि नियति जब वापस आएगी तो वो मुझे फिर से मारने की कोशिश करेगी, क्योंकि मुझे गलतफहमी थी कि उसने मुझे मारने की कोशिश की है। और मुझे डर था कि आप सब मुझे छोड़ देंगे और प्यार नहीं करेंगे। आप सिर्फ नियति से प्यार करेंगे। मैंने डर से उस फोटो को फेंक दिया था डैड, मैंने उसकी फोटो को नहीं जलाया था।
उसकी बात सुनकर विपुल जी ने गुस्से से रूही के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। रूही को ऐसा लगा जैसे उसका सिर घूम रहा हो। जैसे ही उसने फिर से रोते हुए अपने डैड को देखा, विपुल जी ने एक और थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। रूही को तो अब दिन में भी तारे दिखने लगे थे। अर्जित ने जल्दी से रूही को पकड़ लिया और बोला, डैड ये आप क्या कर रहे हैं? इतनी छोटी सी बात के लिए आप प्रिंसेस को कैसे मार सकते हो? उसकी बात सुनकर विपुल जी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अर्जित को भी एक थप्पड़ जड़ दिया और बोले, चुप रहो, हमेशा अपनी बहन की साइड लेना बंद करो। और रूही, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें डर था कि हम तुमसे ज्यादा नियति से प्यार करेंगे, जबकि वो इस घर में ही नहीं थी। तो फिर तुम्हें किस बात के लिए डर लग रहा था? जब वो थी तब भी हम सबने नियति से ज्यादा तुम्हें प्यार दिया। या यूं कहें कि मैं और शिखा तो ये भी भूल गई कि हमारी एक छोटी बेटी भी है जिसका नाम नियति है। फिर भी तुम कह रही हो कि तुम्हें डर था कि हम तुमसे ज्यादा नियति से प्यार करेंगे, और तुमने उसकी फोटो तक को फेंक दिया। तुम कब नियति से इतना जलने लगी? या फिर नियति नहीं बल्कि तुम शुरू से ही नियति से जलती थी? उनकी बात सुनकर रूही को ऐसा लगा जैसे कोई उसकी दिल पर वार कर रहा हो। वो सच में कहना चाहती थी कि वो नियति से जलती है, उससे नफरत करती है, क्योंकि वो ही इस फैमिली की इकलौती प्रिंसेस होना डिजर्व करती है। नेहा भी इतने साल तक यहाँ रहकर उसकी प्रिंसेस वाली जगह को नहीं छीन सकती थी, और नियति भी नहीं। नियति उसकी मॉम डैड की बेटी थी। यही रूही को सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाता था। वो रोते हुए बोली, नहीं डैड, मैं उस वक्त बस इनसिक्योर हो गई थी कि आप सब मुझसे ज्यादा नियति से प्यार करेंगे। मैं सच कह रही हूँ। वो रोते हुए विपुल जी का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, तो विपुल जी पीछे हट गए और वहां से बिना कुछ कहे बाहर चले गए। उनके जाने के बाद रूही रोते हुए घुटनों पर बैठ गई, पर इस बार शिखा जी उसके पास नहीं आई। जब नियति हॉस्टल चली गई तब विपुल जी और उन्हें नियति की बचकानी हरकतों की याद आती थी। इसलिए एक दिन वो फोटो निकालकर देख रहे थे, तब शायद रूही ने देख लिया था। दूसरे दिन वो रोते हुए उनके रूम में आई और बोली, डैड मॉम दोनों नियति को मिस करते हैं और वो फिर से नियति को घर ले आएंगे। फिर नियति फिर से उसे परेशान करेगी और उसे मारने की कोशिश करेगी। जब वो मर जाएगी तो डैड और मॉम दोनों सिर्फ नियति से प्यार करेंगे और उसे भूल जाएंगे। उस वक्त शिखा जी अपनी प्रिंसेस रूही के प्यार में इतनी अंधी थी कि जब रूही सारी फोटो को एल्बम से फेंकने के लिए निकालने लगी, तब उन्हें थोड़ा दर्द तो हुआ, पर वो कुछ नहीं बोल पाई। रूही यही बोल रही थी कि जब नियति की फोटो नहीं होगी तो डैड मॉम उसकी फोटो देखकर नहीं रोएंगे। शिखा जी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। उन्हें लगा रूही बस कुछ फोटो निकाल कर ले रही है। पर बाद में जब उन्हें नियति की एक भी फोटो नहीं मिली, वो समझ गए रूही ने सारे फोटो को ले लिया है। पर वो चुप ही रहे। अब उन्हें खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। कैसी माँ थी वो, जो रूही और नियति दोनों उनकी बेटी थी, फिर भी वो पार्शियलिटी करती रही, और आज उसकी वही बेटी उससे नफरत करती है। उन्होंने रूही के रोने पर ध्यान नहीं दिया। वहां से सरिता को किचन देखने को बोलकर अपने रूम में चली गईं। रूही अभी भी रो रही थी। सरिता जी ने रूही को उठाया और सोफे पर बैठा दिया और बोली, तुमने गलती मान ली है, यही सबसे बड़ी बात है रूही। आगे से तुम नियति को कभी परेशान मत करना। तभी उनकी नजर जय पर पड़ी, जो आकाश और आदित्य के साथ खड़ा होकर मजाकिया भाव लिए उनकी तरफ ही देख रहा था। जैसे कहना चाहता हो, यही तो है असली भेदभाव। सरिता जी को बहुत दुख हुआ। वो रूही को छोड़कर किचन की तरफ चली गईं। वो जय को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, जबकि रूही ने जय के साथ भी गलत किया था, और इसकी जिम्मेदार वो भी थे। वहीं जय, आकाश और आदित्य वहां से अपने रूम में चले गए। वहीं नियति अपने रूम में बैठकर ये सब देख रही थी। वो हंसते हुए बोली, वाह, मिस्टर विपुल शेखावत ने कितना अच्छा ड्रामा किया। सच में इस घर में आने के बाद से मुझे एंटरटेनमेंट की कमी नहीं हुई। तभी उसका फोन रिंग करने लगा। उसने देखा तो प्रखर का कॉल था, तो उसने रिसीव कर लिया। क्या कर रही हो बनी? दूसरी तरफ से प्रखर की हंसकी वॉइस सुनाई दी। तो नियति हंसते हुए बोली, कुछ नहीं, एक बकवास शो देख रही थी।